दो तीन गंभीर बातें कहने आपसे आया हूं और चाहता हूं कि कुछ आपसे कह सकूं और अगर आप चाहें तो मुझसे कुछ पूछ सकें। मेरे व्याख्यान के बाद अगर आपको लगे तो आप सवाल जरूर पूछिएगा। जिस विषय पर मैं व्याख्यान देने वाला हूं वो विषय आज हमारे देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए अगर आप उसमें कुछ सवाल करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आजादी के 50 साल हो गए हैं, ऐसा भारत सरकार कहती है। 1947 में हम आजाद हुए थे अंग्रेजों की गुलामी से और 1947 में जब आजादी मिली तो अब 1997 आ गया है। ऐसा माना जाता है कि 50 साल पूरे हो गए देश को आजाद हुए। मैं मानता हूं कि ये आजादी के 50 साल नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की गुलामी के 500 साल पूरे हुए हैं। ये कभी कभी आपको आश्चर्य लगेगा कि ये राजीव भाई ऐसा क्यों बोलते हैं, गुलामी के 500 साल। भारत सरकार तो कहती है कि आजादी के 50 साल हो गए और मैं बहुत गंभीरता से ये मानता हूं कि आजादी के 50 साल नहीं बल्कि गुलामी के 500 साल पूरे हुए। वो कैसे, उसको समझिए। आज से लगभग 500 साल पहले वास्को डिगामा आया था हिंदुस्तान। इतिहास की चौपड़ी में, इतिहास की किताब में हम सब ने पढ़ा होगा कि सन 1498 में मई की 20 तारीख को वास्को डिगामा हिंदुस्तान आया था। इतिहास की चौपड़ी में हमको ये बताया गया कि वास्को डिगामा ने हिंदुस्तान की खोज की और ऐसा लगता है कि जैसे वास्को डिगामा ने जब हिंदुस्तान की खोज की तो शायद उसके पहले हिंदुस्तान था ही नहीं। हजारों साल का ये देश है जो वास्को डिगामा के बाप दादाओं के पहले से मौजूद है इस दुनिया में। तो इतिहास की चौपड़ी में ऐसा क्यों कहा जाता है कि वास्को डिगामा ने हिंदुस्तान की खोज की, भारत की खोज की? और मैं मानता हूं कि वो एकदम गलत है। वास्को डिगामा ने भारत की कोई खोज नहीं की, हिंदुस्तान की भी कोई खोज नहीं की। हिंदुस्तान पहले से था, भारत पहले से था। वास्को डिगामा यहां आया था भारतवर्ष को लूटने के लिए। एक बात और जो इतिहास में मेरे अनुसार बहुत गलत बताई जाती है कि वास्को डिगामा श्री हरिभाई देसाई समकालीन तंत्री बजाने के आवताली। दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि अक्सर ये कहा जाता है कि वो वास्को डिगामा एक बहुत बहादुर नाविक था, बहादुर सेनापति था, बहादुर सैनिक था और हिंदुस्तान की खोज के अभियान पर निकला था। ऐसा कुछ नहीं था। सच्चाई ये है कि पुर्तगाल का वो उस जमाने का डॉन था, माफिया था। जैसे आज के जमाने में हिंदुस्तान में बहुत सारे माफिया किंग हैं, उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मंदिर की पवित्रता खत्म हो जाएगी। ऐसे ही बहुत सारे डॉन और माफिया किंग 15वीं शताब्दी में होते थे यूरोप में। और 15वीं शताब्दी का जो यूरोप था वहां दो देश बहुत ताकतवर थे उस जमाने में। एक था स्पेन और दूसरा था पुर्तगाल। तो वास्को डिगामा जो था वो पुर्तगाल का माफिया किंग था। 1490 के आसपास से वास्को डिगामा पुर्तगाल में चोरी का काम, लुटेरे पने का काम, डकैती डालने का काम, ये सब किया करता था। और अगर सच्चा इतिहास उसका आप खोजिए तो एक चोर और लुटेरे को हमारे इतिहास में गलत तरीके से हीरो बनाकर पेश किया गया। और ऐसा जो डॉन और माफिया था उस जमाने का पुर्तगाल का, ऐसा ही एक दूसरा लुटेरा और डॉन था, माफिया था, उसका नाम था कोलंबस। वो स्पेन का था। तो हुआ क्या था, कोलंबस गया था अमेरिका को लूटने के लिए और वास्को डिगामा आया था भारतवर्ष को लूटने के लिए। लेकिन इन दोनों के दिमाग में ऐसी बात आई कहां से, कोलंबस के दिमाग में ये किसने डाला कि चलो अमेरिका को लूटा जाए, और वास्को डिगामा के दिमाग में किसने डाला कि चलो भारतवर्ष को लूटा जाए? तो इन दोनों को ये कहने वाले लोग कौन थे?
अतुल भाई जो बता रहे थे वही बात मैं आपसे दोहरा रहा हूं। हुआ क्या था कि 14वीं और 15वीं शताब्दी के बीच का जो समय था, यूरोप में दो ही देश थे जो ताकतवर माने जाते थे। एक देश था स्पेन, दूसरा था पुर्तगाल। तो इन दोनों देशों के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़े होते थे। लड़ाई झगड़े किस बात के होते थे कि स्पेन के जो लुटेरे थे वो कुछ जहाजों को लूटते थे तो उसकी संपत्ति उनके पास आती थी। ऐसे ही पुर्तगाल के कुछ लुटेरे हुआ करते थे, वो जहाजों को लूटते थे तो उनके पास संपत्ति आती थी। तो संपत्ति का झगड़ा होता था कि कौन कौन संपत्ति ज्यादा रखेगा, स्पेन के पास ज्यादा संपत्ति जाएगी या पुर्तगाल के पास ज्यादा संपत्ति जाएगी। तो उस संपत्ति का बंटवारा करने के लिए कई बार जो झगड़े होते थे वो वहां की धर्म सत्ता के पास ले जाए जाते थे। और उस जमाने की वहां की जो धर्म सत्ता थी वो क्रिश्चियनिटी की सत्ता थी। और क्रिश्चियनिटी की सत्ता में 1492 के आसपास पोप होता था जो सिक्स्थ कहलाता था, छठवां पोप। तो एक बार ऐसा ही झगड़ा हुआ पुर्तगाल और स्पेन की सत्ताओं के बीच में। और झगड़ा किस बात को लेकर था? झगड़ा इस बात को लेकर था कि लूट का माल जो मिले वो किसके हिस्से में ज्यादा जाए। तो उस जमाने के पोप ने एक अध्यादेश जारी किया, आदेश जारी किया, एक नोटिफिकेशन जारी किया सन 1492 में। और वो नोटिफिकेशन क्या था? वो नोटिफिकेशन ये था कि 1492 के बाद सारी दुनिया की संपत्ति को उन्होंने दो हिस्सों में बांटा। और दो हिस्सों में ऐसा बांटा कि दुनिया का एक हिस्सा पूर्वी हिस्सा और दुनिया का दूसरा हिस्सा पश्चिमी हिस्सा। तो पूर्वी हिस्से की संपत्ति को लूटने का काम पुर्तगाल करेगा और पश्चिमी हिस्से की संपत्ति को लूटने का काम स्पेन करेगा। यह आदेश 1492 में पोप ने जारी किया। यह आदेश जारी करते समय जो मूल सवाल है वो ये है कि क्या किसी पोप को यह अधिकार है कि वो दुनिया को दो हिस्सों में बांटे और उन दोनों हिस्सों को लूटने के लिए दो अलग अलग देशों की नियुक्ति कर दे? स्पेन को कहा कि दुनिया के पश्चिमी हिस्से को तुम लूटो, पुर्तगाल को कहा कि दुनिया के पूर्वी हिस्से को तुम लूटो। और 1492 में जारी किया हुआ वो आदेश और बुल आज भी एग्जिस्ट करता। ये क्रिश्चियनिटी की धर्म सत्ता कितनी खतरनाक हो सकती है उसका एक अंदाजा इस बात से लगता है कि उन्होंने मान लिया कि सारी दुनिया तो हमारी है और इस दुनिया को दो हिस्सों में बांट दो। पुर्तगाली पूर्वी हिस्से को लूटेंगे, स्पेनिश लोग पश्चिमी हिस्से को लूटेंगे। तो पुर्तगालियों को चूंकि दुनिया के पूर्वी हिस्से को लूटने का आदेश मिला पोप की तरफ से, तो उसी लूट को करने के लिए वास्को डी गामा हमारे देश आया, क्योंकि भारतवर्ष दुनिया के पूर्वी हिस्से में पड़ता है। और उसी लूट के सिलसिले को बरकरार रखने के लिए कोलंबस अमेरिका गया। इतिहास बताता है कि 1492 में कोलंबस अमेरिका पहुंचा और 1498 में वास्को डी गामा हिंदुस्तान पहुंचा, भारतवर्ष पहुंचा। कोलंबस जब अमेरिका पहुंचा तो उसने अमेरिका में जो मूल प्रजाति थी रेड इंडियंस, जिनको माया सभ्यता के लोग कहते थे, उन माया सभ्यता के लोगों से मारकर पीटकर सोना चांदी छीनने का काम शुरू किया। इतिहास में यह बराबर गलत जानकारी हमको दी गई कि कोलंबस कोई महान व्यक्ति था। महान व्यक्ति नहीं था, अगर गुजराती में मैं शब्द इस्तेमाल करूं तो नराधम था। और वो किस हद दर्जे का नराधम था, सोना चांदी लूटने के लिए अगर किसी की हत्या करनी पड़े तो कोलंबस उसमें पीछे नहीं रहता था। उस आदमी ने 14-15 वर्षों तक बराबर अमेरिका के रेड इंडियन लोगों को लूटा। और उस लूट से भर भर कर जहाज जब स्पेन गए तो स्पेन के लोगों को लगा कि अमेरिका में तो बहुत संपत्ति है, तो स्पेन की फौज और स्पेन की आर्मी फिर अमेरिका पहुंची। और स्पेन की फौज और स्पेन की आर्मी ने अमेरिका में पहुंचकर 10 करोड़ रेड इंडियंस को मौत के घाट उतारा। 10 करोड़। और ये 10 करोड़ रेड इंडियंस मूल रूप से अमेरिका के बाशिंदे थे। ये जो अमेरिका का चेहरा आज आपको दिखाई देता है, ये अमेरिका 10 करोड़ रेड इंडियन की लाश पर खड़ा हुआ एक देश है।
कितने हैवानियत वाले लोग होंगे, कितने नराधम किस्म के लोग होंगे जो सबसे पहले गए अमेरिका को बसाने के लिए, उसका एक अंदाजा आपको लग सकता है। और आज स्थिति क्या है कि जो अमेरिका की मूल प्रजा है, जिनको रेड इंडियंस कहते हैं, उनकी संख्या मात्र 65,000 रह गई है। 10 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतारने वाले लोग आज हमको सिखाते हैं कि हिंदुस्तान में ह्यूमन राइट्स की स्थिति बहुत खराब है। जिनका इतिहास ही ह्यूमन राइट्स के वायलेशन पर टिका हुआ है, जिनकी पूरी की पूरी सभ्यता 10 करोड़ लोगों की लाश पर टिकी हुई है, जिनकी पूरी की पूरी तरक्की और विकास 10 करोड़ रेड इंडियनों के खून से लिखा गया है, ऐसे अमेरिका के लोग आज हमको कहते हैं कि हिंदुस्तान में साहब ह्यूमन राइट्स की बड़ी खराब स्थिति है, कश्मीर में, पंजाब में, वगैरह वगैरह। और जो काम मारने का, पीटने का, लोगों की हत्याएं करके सोना लूटने का, चांदी लूटने का काम कोलंबस और स्पेन के लोगों ने अमेरिका में किया, ठीक वही काम वास्को डिगामा ने 1498 में हिंदुस्तान में किया। ये वास्को डिगामा जब कालीकट में आया 20 मई 1498 को, तो कालीकट का राजा था उस समय झामोरीन। तो झामोरीन के राज्य में जब ये पहुंचा वास्को डिगामा, तो उसने कहा तो मैं तो आपका मेहमान हूं, और हिंदुस्तान के बारे में उसको कहीं से पता चल गया था कि इस देश में अतिथि देवो भव की परंपरा। तो झामोरीन ने, बेचारे ने, ये अतिथि है ऐसा मान के उसका स्वागत किया। वास्को डिगामा ने कहा कि मुझे आपके राज्य में रहने के लिए कुछ जगह चाहिए, आप मुझे रहने की इजाजत दे दो, परमिशन दे दो। झामोरीन बेचारा सीधा साधा आदमी था, उसने कालीकट में वास्को डिगामा को रहने की इजाजत दे दी। जिस वास्को डिगामा ने झामोरीन के राजा को अतिथि बनाया, उसका आतिथ्य ग्रहण किया, उसके यहां रहना शुरू किया, उसी झामोरीन की वास्को डिगामा ने हत्या कराई। और हत्या करा के खुद वास्को डिगामा कालीकट का मालिक बना। और कालीकट का मालिक बनने के बाद उसने क्या किया कि समुद्र के किनारे है कालीकट, केरल में, वहां से जो जहाज आते जाते थे, जिसमें हिंदुस्तानी व्यापारी अपना माल भर भर के साउथ ईस्ट एशिया और अरब के देशों में व्यापार के लिए भेजते थे, उन जहाजों पर टैक्स वसूलने का काम वास्को डिगामा करता था। और अगर कोई जहाज वास्को डिगामा को टैक्स ना दे, तो उस जहाज को समुद्र में डुबोने का काम वास्को डिगामा करता। और वास्को डिगामा हिंदुस्तान आया पहली बार 1498 में, और यहां से जब लूट कर संपत्ति ले गया तो 7 जहाज भर के सोने की अशर्फियां थी। पोर्चुगीज सरकार के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बताते हैं कि वास्को डिगामा पहली बार जब हिंदुस्तान से गया, लूट कर संपत्ति को लेकर गया, तो 7 जहाज भर के सोने की अशर्फियां। उसके बाद दोबारा फिर आया वास्को डिगामा। वास्को डिगामा हिंदुस्तान में 3 बार आया लगातार लूटने के बाद। चौथी बार भी आता लेकिन मर गया। दूसरी बार आया तो हिंदुस्तान से लूट कर जो ले गया वो करीब 11 से 12 जहाज भर के सोने की अशर्फियां थी। और तीसरी बार आया और हिंदुस्तान से जो लूट कर ले गया वो 21 से 22 जहाज भर के सोने की अशर्फियां थी। इतना सोना चांदी लूट कर जब वास्को डिगामा यहां से ले गया, तो पुर्तगाल के लोगों को पता चला कि हिंदुस्तान में तो बहुत संपत्ति है। और भारतवर्ष की संपत्ति के बारे में उन्होंने पहले भी कहीं पढ़ा था, उनको कहीं से यह टेक्स्ट मिल गया था कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर महमूद गजनवी नाम का एक व्यक्ति आया, 17 साल बराबर आता रहा, लूटता रहा इस देश को, एक ही मंदिर को, सोमनाथ का मंदिर जो बिरावल में, उस सोमनाथ के मंदिर को महमूद गजनवी नाम का एक व्यक्ति एक वर्ष आया, अरबों खरबों की संपत्ति लेकर चला गया, दूसरे साल आया फिर अरबों खरबों की संपत्ति ले गया, तीसरे साल आया फिर लूट कर ले गया, और 17 साल बराबर वो आता रहा और लूट कर ले जाता रहा। तो वो टैक्स भी उनको मिल गए थे कि एक एक मंदिर में इतनी संपत्ति, इतनी पूंजी है, इतना पैसा है भारतवर्ष में, तो चलो इस देश को लूटा जाए। और उस जमाने में एक जानकारी और दे दूं, ये यूरोप वाले और अमेरिका वाले जितना अपने आप को विकसित कहें, सच्चाई ये है कि 14वीं और 15वीं शताब्दी में दुनिया में सबसे ज्यादा गरीबी यूरोप के देशों में थी। खाने पीने को भी कुछ होता नहीं था, प्रकृति ने उनको हमारी तरह कुछ भी नहीं दिया, ना उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं जितने हमारे पास हैं, न मौसम बहुत अच्छा है, न खेती बहुत अच्छी होती थी, और उद्योगों का तो प्रश्न ही नहीं उठता। 13वीं और 14वीं शताब्दी में तो यूरोप में कोई उद्योग नहीं होता था। तो उन लोगों का मूलतः जीविका का जो साधन था वो लुटेरेपन के काम से जीविका चलाते थे।
चोरी करते थे, डकैती डालते थे, लूट डालते थे। ये मूल काम करने वाले यूरोप के लोग थे। तो उनको पता लगा कि हिंदुस्तान और भारतवर्ष में इतनी संपत्ति है, तो चलो उस देश को लूटा जाए। और वास्को डी गामा ने आकर हिंदुस्तान में लूट का एक नया इतिहास शुरू किया। उसके पहले भी लूट चली हमारी, महमूद गजनवी जैसे लोग हमको लूटते रहे, लेकिन वास्को डी गामा ने आकर लूट को जिस तरह से केंद्रित किया और ऑर्गेनाइज किया, वो समझने की जरूरत है। उसके पीछे पीछे क्या हुआ? पुर्तगाली लोग आए, उन्होंने 70-80 वर्षों तक इस देश को खूब जमकर लूटा। पुर्तगाली चले गए इस देश को लूटने के बाद, फिर उसके पीछे फ्रांसीसी आए, उन्होंने इस देश को खूब जमकर लूटा, 70-80 वर्ष उन्होंने भी लूटा। उसके बाद डच आ गए, हॉलैंड वाले, उन्होंने इस देश को लूटा। और उसके बाद फिर अंग्रेज आ गए हिंदुस्तान में, लूटने के लिए ही नहीं बल्कि इस देश पर राज्य भी करने के लिए। पुर्तगाली आए लूटने के लिए, फ्रांसीसी आए लूटने के लिए, डच आए लूटने के लिए, और फिर पीछे से अंग्रेज चले आए लूटने के लिए। अंग्रेजों ने लूट का तरीका बदल दिया। ये अंग्रेजों से पहले जो लोग लूटने के लिए आए वो आर्मी लेके आए थे, बंदूक लेके आए थे, तलवार लेके आए थे और जबरदस्ती लूटते थे। अंग्रेजों ने क्या किया कि लूट का सिलसिला बदल दिया और उन्होंने अपनी कंपनी बनाई, उसका नाम ईस्ट इंडिया रखा। ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर सबसे पहले सूरत में आए, इसी गुजरात में। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि जब जब इस देश की लूट हुई है गुजरात के रास्ते हुई। जितने लोग इस देश को लूटने के लिए आए बाहर से, वो गुजरात के रास्ते घुसे इस देश में। इसको समझिए क्यों? क्योंकि गुजरात में संपत्ति बहुत थी और आज भी है। तो अंग्रेजों को लगा कि सबसे पहले लूटने के लिए चलो सूरत में, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं गए, सबसे पहले सूरत में आए और सूरत में आके ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कोठी बनानी है, ऐसा वहां के नवाब के सामने उन्होंने फरमान रखा। बेचारा नवाब सीधा साधा था, उसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कोठी बनाने के लिए जमीन दे दी। कभी आप जाइए सूरत में, वो कोठी आज भी खड़ी हुई है, उसका नाम है कूपर विला। एक अंग्रेज था, उसका नाम था जेम्स कूपर। 6 अधिकारी आए थे सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनमें से एक अधिकारी था जेम्स कूपर। तो जेम्स कूपर ने अपने नाम पर उस कोठी का नाम रख दिया कूपर विला। वो ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे पहली कोठी बनी सूरत में। सूरत के लोगों को मालूम नहीं था कि जिन अंग्रेजों को कोठी बनाने के लिए हम जमीन दे रहे हैं, बाद में यही अंग्रेज हमारे खून के प्यासे हो जाएंगे। अगर यह पता होता तो कभी अंग्रेजों को सूरत में ठहरने की भी जमीन नहीं मिलती। अंग्रेजों ने फिर वही किया, उनका जो असली चरित्र था। पहले कोठी बनाई, व्यापार शुरू किया, धीरे धीरे पूरे सूरत शहर में उनका व्यापार फैला और सन 1612 में सूरत के नवाब की हत्या कराई। जिस नवाब से जमीन लिया कोठी बनाने के लिए, उसी नवाब की हत्या कराई अंग्रेजों ने। और 1612 में जब नवाब की हत्या करा दी उन्होंने, तो सूरत का पूरा बंदरगाह अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। और अंग्रेजों ने जो काम सूरत में किया था 1612 में, वही काम कलकत्ता में किया, वही काम मद्रास में किया, वही काम दिल्ली में किया, वही काम आगरा में किया, वही काम लखनऊ में किया। माने जहां भी अंग्रेज जाते थे अपनी कोठी बनाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके, उस हर शहर पर अंग्रेजों का कब्जा होता था और ईस्ट इंडिया कंपनी का झंडा फहराया जाता था। 150 वर्षों के अंदर व्यापार के बहाने अंग्रेजों ने सारे देश को अपने कब्जे में ले लिया। 1750 तक आते आते सारा देश अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम हो गया। किसी को नहीं मालूम था कि जिस ईस्ट इंडिया कंपनी को हम व्यापार के लिए छूट दे रहे हैं, जिन अंग्रेजों को हम व्यापार के लिए जमीन दे रहे हैं, जिन अंग्रेजों को व्यापार के लिए हिंदुस्तान में हम बुला के ला रहे हैं, वही अंग्रेज इस देश के मालिक हो जाएंगे, ऐसा किसी को अंदाजा नहीं था। अगर ये अंदाजा होता तो शायद कभी उनको छूट न मिलती। लेकिन 1750 में ये अंदाजा हुआ, और अंदाजा हुआ एक व्यक्ति को, उसका नाम था सिराजुद्दौला। बंगाल का नवाब था। तो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उसको यह अंदाजा हो गया कि अंग्रेज इस देश में व्यापार करने नहीं आए हैं, इस देश को गुलाम बनाने आए हैं, इस देश को लूटने के लिए आए हैं, क्योंकि इस देश में संपत्ति बहुत है, क्योंकि इस देश में पैसा बहुत है। तो सिराजुद्दौला ने फैसला किया कि अंग्रेजों के खिलाफ कोई बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और उस बड़ी लड़ाई को लड़ने के लिए सिराजुद्दौला ने युद्ध किया अंग्रेजों के खिलाफ। इतिहास की चौपड़ी में आपने पढ़ा होगा, प्लासी का युद्ध हुआ 1757।
लेकिन इस युद्ध की एक खास बात है जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आज के समय में भी वो बहुत महत्वपूर्ण है। 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ, मैं बचपन में जब विद्यार्थी था, कक्षा 9 में पढ़ता था मैं, तो मैं मेरे इतिहास के अध्यापक से यह पूछता था कि सर मुझे यह बताइए कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से कितने सिपाही थे लड़ने वाले। तो मेरे अध्यापक कहते थे मुझको नहीं मालूम। तो मैं कहता था क्यों नहीं मालूम? तो कहते थे कि मुझे किसी ने नहीं पढ़ाया, तो मैं तुमको कहां से पढ़ा दूं। तो मैं उनको बराबर एक ही सवाल पूछता था कि सर आप जरा ये बताइए कि बिना सिपाही के कोई युद्ध हो सकता है कि नहीं? तो फिर हमको ये क्यों नहीं पढ़ाया जाता कि युद्ध में कितने सिपाही थे अंग्रेजों के पास? और उसके दूसरी तरफ एक और सवाल मैं अक्सर पूछता था कि अच्छा ये बताइए अंग्रेजों के पास कितने सिपाही थे, ये तो हमको नहीं मालूम। सिराजुद्दौला जो लड़ रहा था हिंदुस्तान की तरफ से, उसके पास कितने सिपाही थे? तो कहते थे वो भी नहीं मालूम। प्लासी के युद्ध के बारे में इस देश में इतिहास की 150 किताबें हैं जो मैंने देखी हैं। उन 150 में से एक भी किताब में यह जानकारी नहीं दी गई है कि अंग्रेजों की तरफ से कितने सिपाही लड़ने वाले थे और हिंदुस्तान की तरफ से कितने सिपाही लड़ने वाले थे। और मैं आपको सच बताऊं, मैं मेरे बचपन से इस सवाल से बहुत परेशान रहा और इस सवाल का जवाब अभी 3 साल पहले मुझे मिला। वो भी हिंदुस्तान में नहीं मिला, लंदन में मिला। लंदन में एक इंडिया हाउस लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। उस इंडिया हाउस लाइब्रेरी में हिंदुस्तान के गुलामी के 20,000 से ज्यादा दस्तावेज रखे हुए हैं जो हमारे देश में नहीं है, वहां रखे। भारतवर्ष को अंग्रेजों ने कैसे तोड़ा, कैसे गुलाम बनाया, इसकी पूरी विगतवार जानकारी उन 20,000 दस्तावेजों में इंडिया हाउस लाइब्रेरी में मौजूद है। मेरे एक परिचित हैं प्रोफेसर धर्मपाल, वो 40 वर्ष तक यूरोप में रहे। मैंने एक बार उनको एक चिट्ठी लिखी, मैंने कहा सर मैं ये जानना चाहता हूं बेसिक क्वेश्चन कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के पास कितने सिपाही थे। तो उन्होंने कहा देखो राजीव, अगर तुमको ये जानना है तो बहुत कुछ जानना पड़ेगा और तुम तैयार हो जानने के लिए? मैंने कहा मैं सब जानना चाहता हूं। मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं लगा, लेकिन इतिहास को समझना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी खास बात थी जो हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए। ये समझ में तो आना चाहिए अपने को कि कैसे हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए। ये इतना बड़ा देश, 34 करोड़ की आबादी वाला देश, 50,000 अंग्रेजों का गुलाम कैसे हो गया, ये समझना चाहिए। तो वो प्लासी के युद्ध पर से वो समझ में आया। उन्होंने कुछ दस्तावेज मुझे भेजे फोटोकॉपी करा के, और वो मेरे पास अभी भी है। उन दस्तावेजों को जब मैं पढ़ता था तो मुझे पता चला कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के पास मात्र 300 सिपाही थे, 300, और सिराजुद्दौला के पास 18,000 सिपाही थे। अब किसी भी सामने के विद्यार्थी से, बच्चे से या सामान्य बुद्धि के आदमी से आप ये पूछो कि एक बाजू में 300 सिपाही और दूसरे बाजू में 18,000 सिपाही, कौन जीतेगा? 18,000 सिपाही जिसके पास है वो जीतेगा। लेकिन जीता कौन? जिनके पास मात्र 300 सिपाही थे वो जीत गए, और जिसके पास 18,000 सिपाही थे वो हार गए। और हिंदुस्तान के, भारतवर्ष के एक एक सिपाही के बारे में अंग्रेजों के पार्लियामेंट में यह कहा जाता था कि भारतवर्ष का एक सिपाही अंग्रेजों के 5 सिपाहियों को मारने के लिए काफी है, इतना ताकतवर। तो इतने ताकतवर 18,000 सिपाही अंग्रेजों के कमजोर 300 सिपाहियों से कैसे हारे, ये बिल्कुल गंभीरता से समझने की जरूरत है। और उन दस्तावेजों को देखने के बाद मुझे पता चला कि हम कैसे हारे। अंग्रेजों की तरफ से जो लड़ने आया था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, वो अंग्रेजी सेना का सेनापति था। और भारतवर्ष की तरफ से जो लड़ रहा था सिराजुद्दौला, उसका भी एक सेनापति था, उसका नाम था मीर जाफर। तो हुआ क्या था, रॉबर्ट क्लाइव ये जानता था कि अगर भारतीय सिपाहियों से सामने से हम लड़ेंगे तो हम 300 लोग हैं, मारे जाएंगे, 1 घंटे भी युद्ध नहीं चलेगा। और क्लाइव ने इस बात को कई बार ब्रिटिश पार्लियामेंट को चिट्ठी लिख के कहा था। क्लाइव की 2 चिट्ठियां हैं उन दस्तावेजों में। एक चिट्ठी में क्लाइव ने लिखा कि हम सिर्फ 300 सिपाही हैं और सिराजुद्दौला के पास 18,000 सिपाही हैं, हम युद्ध जीत नहीं सकते हैं। अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट, अंग्रेजी पार्लियामेंट ये चाहती है कि हम प्लासी का युद्ध जीतें तो जरूरी है कि हमारे पास और सिपाही भेजे जाएं। उस चिट्ठी के जवाब में क्लाइव को ब्रिटिश पार्लियामेंट की एक चिट्ठी मिली थी और वो बहुत मजेदार है, उसको समझना चाहिए। उस चिट्ठी में ब्रिटिश पार्लियामेंट के लोगों ने यह लिखा
कि हमारे पास इससे ज्यादा सिपाही है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि 1757 में जब प्लासी का युद्ध शुरू होने वाला था, उसी समय अंग्रेजी सिपाही फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। और नेपोलियन बोनापार्ट क्या था? अंग्रेजों को मार मार के फ्रांस से भगा रहा था। तो पूरी की पूरी अंग्रेजी ताकत और अंग्रेजी सेना नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ फ्रांस में लड़ती थी, इसलिए वो ज्यादा सिपाही दे नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा अपने पार्लियामेंट में कि हम इससे ज्यादा सिपाही आपको दे नहीं सकते, जो 300 सिपाही है उन्हीं से आपको प्लासी का युद्ध जीतना है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने अपने 2 जासूस लगाए। उसने कहा देखो युद्ध लड़ेंगे तो मारे जाएंगे, अब आप एक काम करो। उसने 2 अपने साथियों को कहा कि आप जाओ और सिराजुद्दौला की आर्मी में पता लगाओ कि कोई ऐसा आदमी है क्या जिसको रिश्वत दे दे, जिसको लालच दे दे, और रिश्वत के लालच में जो अपने देश से गद्दारी करने को तैयार हो जाए, ऐसा आदमी तलाश करो। उसके 2 जासूसों ने बराबर सिराजुद्दौला की आर्मी में पता लगाया कि हां एक आदमी है, उसका नाम है मीर जाफर। अगर आप उसको रिश्वत दे दो तो वो हिंदुस्तान को बेच सकता, इतना लालची आदमी। और अगर आप उसको कुर्सी का लालच दे दो तब तो वो हिंदुस्तान की 7 पुश्तों को बेच सकता। और मीर जाफर क्या था? मीर जाफर ऐसा आदमी था जो रात दिन एक ही सपना देखता था कि एक ना एक दिन मुझे बंगाल का नवाब बनना। और उस जमाने में बंगाल का नवाब बनना ऐसा ही होता था जैसे आज के जमाने में बहुत नेता ये सपना देखते हैं कि मुझे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनना, चाहे देश बेचना पड़े। तो मीर जाफर के मन का ये जो लालच था कि मुझे बंगाल का नवाब बनना है, माने कुर्सी चाहिए और मुझे पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए, सत्ता चाहिए और पैसा चाहिए, ये दोनों लालच उस समय मीर जाफर के मन में सबसे ज्यादा प्रबल थे। और उस लालच को रॉबर्ट क्लाइव ने बराबर भांप लिया। तो रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को चिट्ठी लिखी है, वो चिट्ठी दस्तावेजों में मौजूद है और उसकी फोटोकॉपी मेरे पास है। उसने चिट्ठी में 2 ही बातें लिखी हैं कि देखो मीर जाफर, अगर तुम अंग्रेजों के साथ दोस्ती करो और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ समझौता करो तो हम तुमको युद्ध जीतने के बाद बंगाल का नवाब बनाएंगे। और दूसरी बात कि जब आप बंगाल के नवाब हो जाओगे तो सारी की सारी संपत्ति आपकी हो जाएगी। इस संपत्ति में से 5% हमको दे देना, बाकी तुम जितना लूटना चाहो लूटना। मीर जाफर चूंकि रात दिन यही सपना देखता था कि किसी तरह कुर्सी मिल जाए और किसी तरह पैसा मिल जाए, तुरंत उसने वापस रॉबर्ट क्लाइव को चिट्ठी लिखी और उसने कहा कि मुझे आपकी दोनों बातें मंजूर हैं, बताइए करना क्या है। तो आखिरी चिट्ठी लिखी है रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को कि आपको सिर्फ इतना करना है कि युद्ध जिस दिन शुरू होगा उस दिन आप अपने 18,000 सिपाहियों को कहिए कि वो मेरे सामने सरेंडर कर दें बिना लड़े। मीर जाफर ने कहा कि आप अपनी बात पर कायम रहोगे, मुझे नवाब बनाना है आपको। तो रॉबर्ट ने कहा कि बराबर, हम हमारी बात पर कायम है, आपको हम बंगाल का नवाब बना देंगे। बस आप एक ही काम करो कि अपनी आर्मी से कहो, क्योंकि वो सेनापति था आर्मी का, तो आप अपनी आर्मी को आदेश दो कि युद्ध के मैदान में वो मेरे सामने हथियार डाल दें बिना लड़े। मीर जाफर ने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। और युद्ध शुरू हुआ 23 जून 1757 को। इतिहास की जानकारी के अनुसार 23 जून 1757 को युद्ध शुरू होने के 40 मिनट के अंदर भारतवर्ष के 18,000 सिपाहियों ने मीर जाफर के कहने पर अंग्रेजों के 300 सिपाहियों के सामने सरेंडर कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? अपने 300 सिपाहियों की मदद से हिंदुस्तान के 18,000 सिपाहियों को बंदी बनाया और कलकत्ता में एक जगह है, उसका नाम है फोर्ट विलियम, आज भी है, कभी आप जाइए उसको देखिए। उस फोर्ट विलियम में 18,000 सिपाहियों को बंदी बनाकर ले गया। 10 दिन तक उसने भारतीय सिपाहियों को भूखा रखा और उसके बाद 11वें दिन सबकी हत्या कराई। और उस हत्या कराने में मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव के साथ शामिल था। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? उसने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हत्या कराई मुर्शिदाबाद में, क्योंकि उस जमाने में बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद होती थी, कलकत्ता नहीं थी। सिराजुद्दौला की हत्या कराने में रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर दोनों शामिल थे। और नतीजा क्या हुआ
बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला मारा गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाने का सपना देखता था इस देश में, वो मारा गया, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी से दोस्ती करने की बात करता था वो बंगाल का नवाब हो गया, मीर जाफर। इस पूरे इतिहास की दुर्घटना को मैं एक विशेष नजर से देखता हूं। मैं कई बार ऐसा सोचता हूं कि क्या मीर जाफर को मालूम नहीं था कि ईस्ट इंडिया कंपनी से दोस्ती करेंगे तो इस देश की गुलामी आएगी? मीर जाफर जानता था इस बात को। मीर जाफर बराबर जानता था कि मैं मेरे कुर्सी के लालच में जो खेल खेल रहा हूं, उस खेल में इस देश को सैकड़ों वर्षों की गुलामी आ सकती है, ये वो जानता था। और यह भी जानता था कि अपने स्वार्थ में, अपने लालच में मैं जो गद्दारी करने जा रहा हूं इस देश के साथ, उसके क्या दुष्परिणाम होंगे वो भी उसको मालूम थे। लेकिन इसका होता कि हम 1757 ऐसा सोचता हूं कि गुलामी से आजाद हो जाते, क्योंकि 18,000 सिपाही हमारे पास थे और 300 अंग्रेज सिपाहियों को मारना बिल्कुल आसान काम था हमारे लिए। हम 1757 में ही अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो जाते, एक बात। और दूसरी बात, ये जो 200 वर्ष की गुलामी हमको झेलनी पड़ी 1757 से 1947 तक की, और उस 200 वर्ष की गुलामी को भगाने के लिए 6 लाख लोगों की जो कुर्बानियां हमको देनी पड़ी, वो बच गया होता। भगत सिंह, चंद्रशेखर, ऊधम सिंह, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे ऐसे नौजवानों की कुर्बानियां दी हैं। ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस तो आईसीएस टॉपर थे। ऊधम सिंह चाहता तो अय्याशी कर सकता था, बड़े बाप का बेटा था। भगत सिंह और चंद्रशेखर की भी यही हैसियत थी, चाहते तो जिंदगी की जवानी की रंगरेलियां मनाते और अपनी नौजवानी को ऐसे फंदे में नहीं फंसाते। ये सारे वो नौजवान थे जिनका खून इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। 6 लाख ऐसे नौजवानों की कुर्बानियां जो हमने दी, वो नहीं देनी पड़ती। और अंग्रेजों की जो यातनाएं सही, जो अपमान हमने बर्दाश्त किया, वो नहीं करना पड़ता अगर एक आदमी नहीं होता, मीर जाफर। लेकिन चूंकि मीर जाफर था और मीर जाफर का लालच था कुर्सी का और पैसे का, उस लालच ने इस देश को 200 वर्ष के लिए गुलाम बना दिया। और मैं आपसे यही कहने आया हूं कि 1757 में तो एक मीर जाफर था, आज हिंदुस्तान में हजारों मीर जाफर। जो देश को वैसे ही गुलाम बनाने में लगे हुए हैं जैसे मीर जाफर ने इस देश को गुलाम बनाया। मीर जाफर ने क्या किया था? विदेशी कंपनी को समझौता किया था बुला के, और विदेशी कंपनी से समझौता करने के चक्कर में उसको कुर्सी मिली थी और पैसा मिला था। आज जानते हैं हिंदुस्तान का जो नेता प्रधानमंत्री बनता है, हिंदुस्तान का जो नेता मुख्यमंत्री बनता है, वो सबसे पहला काम जानते हैं क्या करता है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है विदेशी कंपनी वालों तुम्हारा स्वागत है, आओ यहां पर। और बराबर इस बात को याद रखिए, ये बात 1757 में मीर जाफर ने कही थी ईस्ट इंडिया कंपनी से कि अंग्रेजों तुम्हारा स्वागत है, उसके बदले में तुम इतना ही करना कि मुझे कुर्सी दे देना और पैसा दे देना। आज के नेता भी वही कह रहे हैं, विदेशी कंपनी वालों तुम्हारा स्वागत है। और हमको क्या करना? हमको कुछ नहीं, मुख्यमंत्री बनवा देना, प्रधानमंत्री बनवा देना, 100-200 करोड़ रुपए की रिश्वत दे देना, बोफोर्स के माध्यम से हो या एनरॉन के माध्यम से हो, हम उसी में खुश हो जाएंगे, सारा देश हम आपके हवाले कर देंगे। ये इस समय चल रहा, और इतिहास की वही दुर्घटना दोहराई जा रही है जो 1757 में हो चुकी। और मैं आपसे मेरे दिल का दर्द कह रहा हूं कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी 200-250 वर्ष इस देश को गुलाम बना सकती है, लूट सकती है, तो आज तो इन मीर जाफरों ने 4000 विदेशी कंपनियों को बुला लिया। आपको मालूम है इस देश में रोज समझौते होते हैं विदेशी कंपनियों से, और दरवाजा खोलकर विदेशी कंपनियों को ऐसे बुलाया जा रहा है जैसे वही अब इस देश के भाग्य का निर्धारण करेंगे। और इसमें हर एक पार्टी शामिल है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मंदिर की पवित्रता का मुझे ध्यान है। ये सब चोर और मीर जाफरों की औलाद है, जो पार्टी वाले हो, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं। सत्ता में जब नहीं रहते हैं तो विदेशी कंपनियों का विरोध करते हैं, और जैसे ही कुर्सी मिल जाती है सबसे पहला काम विदेशी कंपनियों को बुला के उनके सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम करके समझौते करते हैं। और कोई भी एक नेता इस देश का अपवाद नहीं है।
हर पार्टी को इस देश में राज चलाने का मौका मिला है, किसी को कम किसी को ज्यादा, और हर पार्टी ने एक ही सबूत दिया है, विदेशी कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा बुलाओ। जानते हैं क्या होता है? महाराष्ट्र में अभी एक नाटक और तमाशा होके चुका। उस तमाशे को आपने पढ़ा होगा, 2-3 दिन अखबारों में चर्चा का विषय रहा। जानते हैं क्या है? एडवांटेज महाराष्ट्र। और वो एडवांटेज महाराष्ट्र क्या है? महाराष्ट्र में विदेशी कंपनियों का खुला स्वागत है, आप लूटने के लिए आइए, ये कहने के लिए वो तमाशा आयोजित हुआ। और ऐसे तमाशे हिंदुस्तान के हर प्रदेश में हो रहे हैं। और जानते हैं होड़ क्या लगी हुई है? हर एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री के साथ इस कंपटीशन में लगा हुआ है कि मेरे प्रदेश में ज्यादा विदेशी कंपनियां या तुम्हारे प्रदेश में ज्यादा विदेशी कंपनियां। इतने बड़े लेवल पे ये नाटक चल रहा। और इस नाटक के सूत्र देखिए क्या क्या है। अभी तक क्या था कि विदेशी कंपनियों को बुलाने के लिए इस देश में कुछ कायदे थे, कुछ कानून थे, उनके चलते वो ज्यादा से ज्यादा 39% की पूंजी लेकर आती थी। सरकार ने फैसला किया लिबरलाइजेशन के नाम पर कि अब विदेशी कंपनियों को 39% से 51% तक पूंजी लगाने की खुली छूट है, और 51% के बाद 74% तक विदेशी पूंजी लगाने की छूट है, और अब फैसला हो गया है कि 100% तक पूंजी लगाने की खुली छूट है। माने 100% विदेशी कंपनियों को खुली छूट है। वो आ रहे हैं, पहले आए थे, ध्यान रखिए, बंदूक लेकर तलवार लेकर लूटने के लिए। अब की बार लूटने को उनके लिए बंदूक और तलवार की जरूरत नहीं है। उनको यहां अपनी सरकार बनाने की जरूरत नहीं है। जब यहां का हर नेता मीर जाफर हो गया है तो उनको जरूरत क्या है रॉबर्ट क्लाइव को भेजने की। और बहस पता है क्या चल रही है? अगर ध्यान से आप पढ़ते हो तो अखबारों में अभी एक बहुत बड़े नेता का बयान आया, मैं उसका भी नाम नहीं लेना चाहता। एक बड़े नेता जो बहुत जिम्मेदार माने जाते हैं, इस देश के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर रहे, उनका बयान पता है क्या? उनका यह कहना है कि हरेक पॉलिटिकल पार्टी के एमपी को पार्लियामेंट के अंदर विदेशी कंपनियों का एजेंट बनने की खुली छूट मिलनी चाहिए। यह उनका बयान है। और क्यों? क्योंकि हमको दलाली खानी है हर एक कंपनी से। तो हिंदुस्तान में दलाली खाने की खुली छूट मिलनी चाहिए, और इस खुली छूट को देने के लिए अगर कोई कानून बनाना पड़े तो वो कानून हिंदुस्तान के पार्लियामेंट को बना लेना चाहिए। ये बयान एक बहुत बड़ी पार्टी के बहुत बड़े नेता जो वित्त मंत्री रह चुके हैं उनका है। ये कहना है कि हिंदुस्तान में जितनी विदेशी कंपनियां आती हैं, हर विदेशी कंपनी की दलाली करने की हमको छूट मिलनी चाहिए। माने ये मीर जाफर के भी बाप हो गए। और ये वो लोग हैं जो एक तरफ कहते हैं भारतीय संस्कृति, और दूसरी तरफ पार्लियामेंट के अंदर उनका एक एमपी बोलता है कि हर विदेशी कंपनी से दलाली खाने की हमको छूट मिलनी चाहिए। ऐसे हिंदुस्तान में 540 एमपीज बैठे, और हर एमपी अगर एजेंट हो गया है विदेशी कंपनियों का, और कुछ हो गए हैं देशी कंपनियों के, और इन एजेंटों ने पता है क्या है, पूरे देश को एक कंपनी बना दिया है। जैसे कंपनी को चलाते हैं वैसे ही देश चला रहे हैं। जो मन में आता है वो कानून बना देते हैं। हिंदुस्तान में विदेशी कंपनियों ने कहा कि हमको लूट की खुली छूट चाहिए, इसके लिए फेरा कानून खत्म करो। सरकार ने तय कर लिया कि फेरा कानून हटा देंगे। विदेशी कंपनियों ने कहा कि हमको लूट की खुली छूट करने के लिए एमआरटीपी कानून की जरूरत नहीं है, हटाइए। सरकार ने फैसला किया कि एमआरटीपी कानून हटा देंगे। विदेशी कंपनियों ने कहा कि हमारे ऊपर इनकम टैक्स ज्यादा लगाया जाता है, हमारे ऊपर इनकम टैक्स कम करना चाहिए। सरकार ने फैसला किया 40% वाला इनकम टैक्स 10% कर दिया। विदेशी कंपनियों ने कहा कि हमको कैपिटल गेन टैक्स में छूट मिलनी चाहिए। भारत सरकार ने तय किया 40% वाले कैपिटल गेन टैक्स को 20% कर दिया विदेशी कंपनियों के। और उसके बाजू में दूसरी तरफ जो स्वदेशी लोग हैं, जो भारतीय लोग हैं, उन पर टैक्स बराबर बढ़ाना। विदेशी कंपनियों पर टैक्स की छूट है, लेकिन भारतीय लोगों पर टैक्स बढ़ाना। अगर आपकी कंपनी है तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा 40%। अगर विदेशी कंपनी है तो उसको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता 20%। अगर आपकी कंपनी है, हिंदुस्तानी कंपनी है, स्वदेशी कंपनी है, तो आपको कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ेगा और उसके साथ इनकम टैक्स देना पड़ेगा।
विदेशी कंपनी है तो उन पर कॉर्पोरेट टैक्स की भी छूट है और इनकम टैक्स की भी छूट है। और कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जिसमें भारत सरकार ने यह तक फैसला कर लिया है कि अगर विदेशी कंपनी झूठे को लिखकर दे दे कि हम 100% एक्सपोर्ट करेंगे तो 5 से 10 साल तक उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स हॉलिडे होगा। यह चल रहा है। और इतना ही नहीं है, इसके बाद यहां तक बात पहुंच गई है, शायद आपको अंदाजा लग गया हो, सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि अगर विदेशी कंपनी वाले कुछ लाख या कुछ करोड़ रुपए की संपत्ति इस देश में लाएं और लगाएं तो विदेशी कंपनी के अधिकारियों को भारतवर्ष का नागरिक माना जा सकता, ड्यूअल सिटीजनशिप। और ये बात हमारे देश के प्रधानमंत्री जब विदेश गए थे वहां कह के आए, यहां नहीं कहा पार्लियामेंट में, विदेश गए थे न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में विदेशी कंपनियों के अधिकारियों ने जब उनको पूछा कि आप ड्यूअल सिटीजनशिप के मामले में क्या कहने वाले, तो हमारे प्रधानमंत्री ने ताल ठोक के कह दिया कि आप आइए, कुछ करोड़ रुपए की संपत्ति ले आइए तो हम आपको हिंदुस्तान का नागरिक मानने को तैयार हैं। और अगर विदेशी कंपनी वाले हिंदुस्तान का नागरिक बन जाए क्योंकि कुछ पूंजी लेकर आए हैं तो उनकी हैसियत आपकी हैसियत के बराबर हो जाएगी। और अगर विदेशी कंपनी का कोई अधिकारी इस देश का नागरिक हो सकता है तो इस देश के पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़ सकता, क्योंकि इस देश में पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, बस एक ही क्वालिफिकेशन कि आप इस देश के नागरिक हैं या नहीं हैं। आप चोर हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, उचक्के हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, गुंडे हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, डॉन है, चुनाव लड़ सकते हैं, माफिया किंग है, चुनाव लड़ सकते हैं। और तो और छोड़ दीजिए, अगर आपने 30 मर्डर किए हैं तो आप चुनाव लड़ सकते हैं और पार्लियामेंट में पहुंच सकते हैं। और ऐसे एक दो लोग नहीं, इस बार के आपके देश की लोकसभा में 80 से ज्यादा ऐसे एमपीज हैं जो नोटेड हिस्ट्री शीटर हैं। और मैं मेरे घर की बात कहता हूं, मैं दूसरे की बात नहीं कहता। मेरे पिताजी के बड़े भाई पुलिस के बहुत बड़े ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश में, और मैं हमेशा उनको, मेरा दिल जलता है जब मैं ये कहता हूं, उनको लगता है कि राजीव मजाक करता। मैं कहता हूं कि ताऊ जी, मैं उनको बड़े पिताजी या ताऊ जी कहता। वो क्या था कि पहले अपनी जेब में वारंट लेकर घूमते थे फूलन देवी को अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि फूलन देवी नोटोरियस क्रिमिनल है जिसने 30 से ज्यादा मर्डर किए। तो मेरे बड़े पिताजी, मेरे पिताजी के बड़े भाई पुलिस के बड़े ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश में, जेब में वारंट रहता था फूलन देवी को अरेस्ट करने के लिए। और आज उनकी हैसियत जानते हैं क्या है? वही व्यक्ति फूलन देवी की पुलिस सिक्योरिटी के लिए काम करता। यह स्थिति है। और मैं उनसे कहता हूं कि इस जलालत की नौकरी से अच्छा है कि लात मार के बाहर निकल आओ। माने कल तक जिसको गिरफ्तार करने के लिए वारंट लेकर घूमते थे, आज उसी फूलन देवी की सुरक्षा व्यवस्था में वो लगे रहते हैं। और फूलन देवी जैसे 80 सांसद हैं इस देश में जो लोकसभा में बैठे, उनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है सिवाय इसके कि उन्होंने मर्डर किए हैं, उन्होंने डकैतियां डाली हैं, उन्होंने चोरी की है, उन्होंने झूठ बोला है। और जो जितने ज्यादा मर्डर कर सके, जो जितनी ज्यादा चोरियां और डकैती डाल सके, वो उतना ही बड़ा नेता है इस देश में। और इस देश की जनता का भी देख लीजिए कि ऐसे ही लोगों को थंपिंग मेजॉरिटी से जिता के पार्लियामेंट में भेजा जाता है। ये हमारे देश के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम के गाल पर सबसे बड़ा तमाचा है। और आज बंबई में चुनाव हो रहा, मैं 2-3 दिन से अखबार पढ़ रहा हूं, ये खबरें बराबर में पढ़ रहा हूं कि अंडरवर्ल्ड के लोग अब यहां चुनाव में खड़े होकर पहुंच रहे हैं। माने आज तक जो कानून का उल्लंघन करते आए हैं, कल को वो बैठेंगे कानून बनाने के लिए और आप उनके द्वारा शासित होंगे। माने अज्ञानी व्यक्ति, चोर, उचक्का, गुंडा, लुटेरा, लफंगा आपके ऊपर शासन करेगा, मंत्री बनेगा और आप उसको मालाएं पहनाएंगे। इससे बड़ा तमाचा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पे कोई दूसरा हो नहीं सकता। तो भारत सरकार ने तो फैसला कर दिया है कि अब तो हिंदुस्तान में विदेशी कंपनी वाले कुछ पूंजी लेकर आए और इस देश में वो चुनाव लड़ सकते हैं, पार्लियामेंट में जा सकते हैं। और चुनाव कैसे लड़ा जाता है, कैसे जीता जाता है, ये आप जानते हो, मैं भी जानता हूं।
चुनाव को जीतने के लिए गुंडा शक्ति चाहिए और चुनाव को जीतने के लिए धन की शक्ति चाहिए। विदेशी कंपनियों के पास दोनों ही चीजें मौजूद हैं। वो गुंडा शक्ति भी ला सकते हैं और वो धन की शक्ति भी इस देश में इकट्ठी कर सकते हैं। तो अब तो विदेशी कंपनियों को यहां तक छूट मिली है कि उनके अधिकारी आए, इस देश में कुछ पूंजी निवेश करें, इस देश के नागरिक हो जाएं, और इस देश के नागरिक हो जाएं तो चुनाव में खड़े हो सकते हैं, और अगर चुनाव में खड़े हो सकते हैं तो पार्लियामेंट में पहुंच सकते हैं। और अगर विदेशी कंपनियों के अधिकारी हिंदुस्तान में चुनाव लड़कर पार्लियामेंट में पहुंचना शुरू कर देंगे तो हिंदुस्तान 1947 के वापस पुरानी स्थिति में चला जाएगा, जब लॉर्ड माउंटबेटन हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में बैठता था। अब विदेशी लोग इस देश के पार्लियामेंट में बैठेंगे, और यह कोई खाम ख्याली की बात नहीं है, ऐसा शुरू हो गया है। राज्यसभा में 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस समय विदेशी नागरिक की हैसियत से पार्लियामेंट में एंट्री पा चुके। 2 लोग नॉन रेजिडेंट इंडियंस के नाम पर उनको पार्लियामेंट में एंट्री मिली। और बिहार की असेंबली में 3 ऐसे एमएलए हैं जो 100% विदेशी नागरिक है, लेकिन उनको बिहार की असेंबली में जगह मिली। अब विदेशी लोग बाकायदा आपके पार्लियामेंट में बैठेंगे। पहले वो पार्लियामेंट में बैठते थे तो तरीका कुछ और होता था, अब वो पार्लियामेंट में बैठेंगे तो तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। मेरे हिसाब से आज की स्थिति में और 1946 की स्थिति में कोई फर्क नहीं है। इसलिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि आजादी के 50 साल पूरे हो गए। मैं बराबर यही कह रहा हूं कि गुलामी के जो 500 साल शुरू हुए हैं वो ही कंटिन्यू हो रहे हैं, आजादी आई नहीं। और क्यों? उसके गंभीर कारण हैं, और उन गंभीर कारणों को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। जब इस देश को आजादी मिल रही थी, इस देश के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और इस देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी हुई। जो बेसिक सवाल हमको उठाने चाहिए थे, मेरे पुरखों ने शायद नहीं उठाए। और क्यों नहीं उठाए, उसके बारे में हमको विश्लेषण कर लेना चाहिए। जो लोग इस देश की सत्ता की तरफ लपलपाती जीभ लेकर खड़े हुए थे, वो लोग कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे पंडित जवाहरलाल? हिंदुस्तान का सबसे अय्याश व्यक्ति, जिसको इस देश का पहला प्रधानमंत्री बनने का गौरव मिला, वो मेरे लिए दुर्भाग्य था। और वो आदमी इस हद तक अय्याश था कि एक औरत दो और उससे जो चाहो करवा लो। लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी बीवी का इस्तेमाल पंडित नेहरू के लिए किया, और यह बात अब एक ओपन सीक्रेट है। 10 किताबें आपको मिल जाएंगी, जिनको आप पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि पंडित नेहरू किस किस्म का व्यक्ति था। और पंडित नेहरू के बारे में ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब डिबेट चलता था, तो वो डिबेट क्या होता था उसको समझिए। एक बार एक विलियम विल्बरफोर्स नाम का एमपी था, उसने पंडित नेहरू के बारे में स्टेटमेंट किया अपने पार्लियामेंट में, इंग्लैंड पार्लियामेंट। उसने कहा कि पंडित नेहरू शरीर से दिखने में हिंदुस्तानी है, लेकिन दिमाग से 100% खरा अंग्रेज है, इसलिए इसके हाथ में सत्ता दो, बिल्कुल सुरक्षित है। और उसने वो भी माना। ऐसे आदमी के हाथ में सत्ता दी गई और वो सत्ता देने का नाटक चला, और उस आदमी के हाथ में सत्ता देने के लिए ट्रांसफर ऑफ पावर के बहुत सारे एग्रीमेंट हुए। उनमें 2-3 एग्रीमेंट महत्वपूर्ण है जो समझने चाहिए। हिंदुस्तान में 1947 तक अंग्रेजों की 127 कंपनियां काम कर रही थी। लॉर्ड माउंटबेटन को चिंता यह थी कि अगर हिंदुस्तानी आजाद होने के बाद सारी अंग्रेजी कंपनियों को हिंदुस्तान से भगा देंगे तो ये जो लूट हो रही है, ये जो संपत्ति मिल रही है, ये जो पैसा आ रहा है, ये बंद हो जाएगा। तो पंडित नेहरू के साथ लॉर्ड माउंटबेटन की चर्चा हुई, और पंडित नेहरू ने कहा कि आप चिंता मत करिए, हम अंग्रेजों की एक कंपनी को भगाएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी, बाकी 126 कंपनियों को हिंदुस्तान में रख लेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि सारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ माहौल बना हुआ, इसलिए सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को विदा कर दो, बाकी जो अंग्रेजी कंपनियां हैं उनको इसी देश में हम रख लेंगे। और उनमें से 1-2 नाम मैं आपको गिना दूं जिनको पंडित नेहरू ने जाने नहीं दिया। ब्रुक बॉन्ड इंडिया लिमिटेड, ये अंग्रेजों की कंपनी, आज की नहीं, सन 1890 की। लिप्टन इंडिया लिमिटेड, ये अंग्रेजों की कंपनी, आज की नहीं है, सन 1892 की, आज से 100 साल 150 साल पहले की कंपनी। और ऐसी 126 कंपनियों को पंडित नेहरू ने बाकायदा ट्रांसफर ऑफ पावर के एग्रीमेंट करके अंग्रेजों की कंपनियों को रखा। तो आजादी का मतलब क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी को भगा देंगे और बाकी अंग्रेजी कंपनियां जो इस देश को लूट रही हैं उसको नहीं भगाएंगे। और इतना ही नहीं,
उसके बाद दूसरी बात जो हुई वो उससे भी ज्यादा खतरनाक मैं मानता हूं। 1946 में इंग्लैंड की पार्लियामेंट में इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट पारित हुआ, आजादी का कानून, भारत की आजादी का कानून। और मेरे जैसे नौजवान से अगर पूछा जाए तो हिंदुस्तान को ब्रिटेन के पार्लियामेंट से कानून पारित करने के बाद आजादी दी गई है, हमने आजादी ली नहीं। क्योंकि यह तो मैं बहुत बेचारगी की स्थिति मानता हूं कि कोई हमको कानून पारित करके आजाद करे। और पार्लियामेंट के नियम होते हैं, अगर मान लीजिए आज पार्लियामेंट ने एक कानून पारित किया और उस कानून के पारित होने के बाद हमको आजाद किया, कल को अगर वो पार्लियामेंट उस कानून को वापस ले ले तो हमारी आजादी का होगा क्या? इसलिए यह सबसे गंभीर सवाल था कि 1946 में इंग्लैंड का पार्लियामेंट अगर इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट पारित करता है और उस एक्ट को पारित करने के आधार पर इस देश में कुछ लोगों का चुनाव होता है, जिनकी संविधान सभा बनाई जाती है और उस संविधान सभा के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या बना? 1935 में अंग्रेजों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल पारित किया इस देश पर शासन करने के। और 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल था वो हिंदुस्तान को उन्होंने अगले 1000 साल तक गुलाम बनाए रखने के लिए पारित किया। उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल को आजादी के बाद हिंदुस्तान के संविधान का आधार बनाया गया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। दुनिया में कोई भी देश जब आजाद होता है तो पुरानी व्यवस्थाओं को बनाकर नहीं रखता, उठा के फेंक देता। फ्रांस भी अंग्रेजों का गुलाम रहा और फ्रांस ने 1790 में जब वहां क्रांति हुई और फ्रांस की आजादी आई तो फ्रांस ने अंग्रेजों का बनाया हुआ संविधान, फ्रांसीसी लोगों ने अंग्रेजों के बनाए हुए कानून सब उठा के फेंक दिए, तब फ्रांस आजाद हुआ। अमेरिका भी गुलाम रहा है यूरोप के लोगों का, और जब अमेरिका में आजादी आई, अमेरिका अपने सिविल वॉर से बाहर निकला और अमेरिका जब आजाद हुआ तो अमेरिका की आजादी के बाद भी वहां के लोगों ने अंग्रेजों के बनाए हुई जितनी व्यवस्था और कानून थे सब उठा के फेंके। तो मैंने मेरे देश के पुरखों से ये पूछने का सवाल है मेरा, और ये मेरा हक बनता है कि जिस 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल को अंग्रेजों ने इस देश पर शासन करने के लिए बनाया था, उसको हिंदुस्तान के लोगों ने फेंका क्यों नहीं उठा के? क्यों उसको हिंदुस्तान के संविधान का आधार बनाया? और जो संविधान अंग्रेजों के बनाए हुए कानून के आधार पर खड़ा हुआ है वो संविधान इस देश का भला कर नहीं सकता, उस बात से मैं कन्विंस हूं। और आप देख लीजिए 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल मैंने निकलवाया और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल को एक बाजू में रखा और हिंदुस्तान के संविधान को दूसरे बाजू में रखा। फर्स्ट एक्ट के 95 जो आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, उनकी भाषा जैसी की तैसी है, कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं बदला गया उसमें। माने जो कुछ अंग्रेजों ने तय कर दिया था उसी को आजाद हिंदुस्तान के अय्याश प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान का संविधान मान लिया। ये आजादी कैसी आजादी? और उससे भी ज्यादा तीसरा गंभीर सवाल मैं ये उठाता हूं कि जिन कानूनों को अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को लूटने के लिए बनाया था वो कानून आज भी क्यों चलते हैं? 1860 में इंडियन पुलिस एक्ट बनाया और 1860 का जो इंडियन पुलिस एक्ट बनाया अंग्रेजों ने, वो जानते हैं क्यों बनाया? क्योंकि 1857 में बगावत हो गई थी, सारे देश में विद्रोह हो गया था। अंग्रेजों को डर लगने लगा था कि अगर 1857 जैसी बगावत अगर फिर से रिपीट हो गई तो हिंदुस्तान को छोड़कर जाना पड़ेगा। तो उस बगावत को दबाने के लिए अंग्रेजों ने पुलिस की स्थापना की और उस पुलिस को विशेष अधिकार दिए। उनमें से एक महत्वपूर्ण अधिकार था कि पुलिस वाले को डंडा पकड़ा दिया हाथ में, वो आज भी लेके घूमता। और वो जो डंडा पकड़ा दिया पुलिस वाले को हाथ में, उसके साथ कुछ अधिकार दे दिए। क्या अधिकार दे दिए? कि कहीं भी किसी भी जगह पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे हैं तो उसको लाठी चार्ज करने का अधिकार है, बिना चेतावनी दिए लाठी चार्ज करने का अधिकार। अंग्रेजों ने 1860 में ये इंडियन पुलिस एक्ट बनाया अपनी सरकार को बचाने के लिए, ताकि इस देश में बगावत ना हो और इस देश के लोगों की पिटाई करने के लिए, क्योंकि वो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करना चाहते हैं। वो 1860 का बनाया हुआ इंडियन पुलिस एक्ट आज 1997 में भी चलता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आजादी आई नहीं। और उसी साल में अंग्रेजों ने इंडियन सिविल सर्विस एक्ट बनाया। ये जो कलेक्टर होते हैं ना, ये जो जिला अधिकारी होते हैं, ये इंडियन सिविल सर्विस एक्ट अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के गांव-गांव के लोगों से रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए, गांव-गांव के लोगों पर अत्याचार करके लगान वसूलने के लिए कलेक्टर की पोस्ट बनाई थी। वो कलेक्टर की पोस्ट आज 1997 में भी जारी है।
1860 का इंडियन सिविल सर्विस एक्ट आज भी चलता है। 1858 में उन्होंने इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया, और इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाने के पीछे लॉर्ड मैकाले की बहुत स्पष्ट योजना थी। लॉर्ड मैकाले ये कहा करता था कि इस देश को अगर हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बनाकर रखना चाहते हो तो हिंदुस्तान की स्वदेशी शिक्षा पद्धति को खत्म करो, उसकी जगह पर अंग्रेजी वाली शिक्षा पद्धति लाओ। तो इस देश में शरीर से हिंदुस्तानी लेकिन दिमाग से अंग्रेज पैदा होंगे, और जो दिमाग से अंग्रेज पैदा होंगे वो इस देश की यूनिवर्सिटीज से निकलेंगे, और वही लोग शासन करेंगे तो हमारे हित में करेंगे। ये 1858 में 1858 में अंग्रेजी सरकार ने लागू किया ये एक्ट, और उसी एक्ट के लागू होने के बाद कलकत्ता यूनिवर्सिटी बना, बॉम्बे यूनिवर्सिटी बना, मद्रास यूनिवर्सिटी बना। वो कानून 1858 में जो बनाया था वो आज भी चलता है, और ये तीनों यूनिवर्सिटीज गुलामी के प्रतीक इस देश में खड़े हुए। 1894 में अंग्रेजी सरकार ने लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया, जमीन को हड़पने का कानून। और जमीन को हड़पने के काम में हिंदुस्तान में डलहौजी नाम का एक कुख्यात अंग्रेज ऑफिसर था, वो मशहूर था। जहां जाता था, जिस राज्य में जाता था, उसी राज्य की जमीन हड़प लेता था। झांसी की स्टेट उसी ने हड़पी थी जिसके खिलाफ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की लड़ाई हुई थी। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी अपने स्टेट को बचाने के लिए, उस झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को मरवाने का काम जानते हैं किन लोगों ने किया? ये खानदिया सिंधिया खानदान। और ये सिंधिया खानदान वही है जिसके सपूत माधवराव सिंधिया आज भी हीरे की अंगूठी लेके हिंदुस्तान के मंत्री बनकर बैठते। ये वही लोग हैं जिन्होंने झांसी की रानी की हत्या करवाई थी अंग्रेजों के साथ साजिश करके। वो लोग आज भी इस देश को रूल करते हैं। वो गंदा खून जिसने अंग्रेजों की मदद से इस देश को बर्बाद करने में कसर नहीं छोड़ी, वही खून आज भी इस देश में मंत्री बनकर बैठता। उनकी अम्मा एक पार्टी में है और वो दूसरी पार्टी में, और उनका बस चले तो बेटा बेटियों को तीसरी पार्टी में भर्ती कर दे, क्योंकि जिंदगी भर अय्याशी का जो नशा चढ़ गया है वो उतरता नहीं है। राजे महाराजे अब एक दूसरे किस्म के पैदा हो गए। पहले पुराने जमाने के राजे महाराजे और होते थे, अब ये नए राजे महाराजे पैदा हो गए। तो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वो सारे कानून जो इस देश में चलते हैं, अंग्रेजों का बनाया हुआ संविधान का आधार जो इस देश में चलता है, और सबसे बड़ी बात 1946 का इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जिसके आधार पर हमको आजादी मिली। इसलिए मैं कहता हूं कि इस देश में आजादी आई नहीं, बहुत बड़ा झूठ और बहुत बड़ा फरेब आपके साथ हुआ। और एक आखिरी बात इस आजादी के बारे में और कह दूं, जब लॉर्ड माउंटबेटन इस देश को आजाद करने की बात कर रहा था तो इस देश के बहुत सारे ज्योतिषी थे, पुराने दस्तावेज मैंने बहुत इकट्ठे किए, और उनको जब मैं देख रहा था तो 1945 से इस देश में बहुत सारे ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी करना शुरू किया, और सारे ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी करना शुरू किया, और सारे ज्योतिषी इस बात पर सहमत थे कि 15 अगस्त 1947 की रात को आजादी ना ली जाए, वो दिन अच्छा नहीं है। उनके अपने कुछ कैलकुलेशंस होंगे, ज्योतिष का शास्त्र है, ज्योतिष का विज्ञान है इस देश में, और बहुत विकसित विज्ञान है, मैं मानता हूं उसको। और इस देश के उस जमाने के सारे बड़े ज्योतिष शास्त्री कह रहे थे कि 15 अगस्त 1947 की रात को आजादी मत लीजिए। पंडित नेहरू से मना किया था, सरदार पटेल से मना किया था, लेकिन ये सत्ता के मोह में इतने अंधे थे कि जो कुछ अंग्रेज कह रहे हैं वो ही मानो। और उस जमाने में एक फ्रांसीसी लेखक था, उसका नाम था डोमिनिक लापियरे। उसने लॉर्ड माउंटबेटन से एक इंटरव्यू लिया। डोमिनिक लापियरे ने कई किताबें लिखी, उसमें एक किताब है फ्रीडम एट मिडनाइट, और ऐसी ही उसकी एक दूसरी किताब है द डिवीजन ऑफ इंडिया एंड लॉर्ड माउंटबेटन। उस दूसरी किताब में उसने लॉर्ड माउंटबेटन से जो इंटरव्यू लिया है वो छापा, और वो मैंने जब पढ़ा तो मेरा खून खौल गया। डोमिनिक लापियरे ने सवाल किया लॉर्ड माउंटबेटन से कि आप हिंदुस्तान को 15 अगस्त 1947 की रात के 12 बजे आजाद क्यों करना चाहते हो? ये काम तो दिन में करने के, आजादी लेने और देने के काम तो दिन में होते हैं, रात के 12 बजे तो दुनिया में सबसे ज्यादा कुकर्म होते हैं, आप ये क्यों करना चाहते हो? तो लॉर्ड माउंटबेटन का जवाब जानते हैं क्या था? लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाब दिया है उस इंटरव्यू में कि मैंने जानबूझकर 15 अगस्त 1947 की रात को 12 बजे इस देश को आजाद करने का फैसला किया। क्यों? क्योंकि मैंने सारे ज्योतिषियों से पता किया है कि 15 अगस्त 1947 का दिन इस देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य का दिन है, और अगर उस दिन इस देश को आजाद किया जाए तो ये देश एक रह नहीं सकता, ये बटेगा, खंड खंड बटेगा। देश को आजाद किया जाए तो ये देश एक रह नहीं सकता, ये बटेगा, खंड खंड बटेगा। तो
इसलिए मैंने इस देश को 15 अगस्त 1947 की रात को ही 12 बजे आजाद करने का फैसला किया है, क्योंकि सारे बड़े ज्योतिषी ये कह रहे हैं कि ये देश खंड खंड टूटेगा, एक नहीं रहेगा अगर इस दिन इस देश को आजादी मिले। एक बात, और दूसरी बात उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण उसने कही। उसने कहा कि 15 अगस्त 1945 अंग्रेजों के लिए विश्व विजय का दिवस है। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त 1945 को जापान की आर्मी ने अंग्रेजों के सामने सरेंडर किया था। क्यों किया था? जापान के ऊपर 2 एटम बम गिराए थे, 6 अगस्त और 9 अगस्त को, हिरोशिमा और नागासाकी। उसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और वो सरेंडर जो हुआ था वो इंग्लैंड की आर्मी के सामने हुआ था। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि 15 अगस्त 1945 को जापान के सैनिकों ने हमारे सामने सरेंडर किया है, वो हमारा विश्व विजय का दिवस है, इसलिए हम 15 अगस्त 1947 को ही आजाद करेंगे। और इस बात को पंडित नेहरू जानते थे, सरदार पटेल भी जानते थे, बहुत लोग जानते थे कि 15 अगस्त 1947 की रात को 12 बजे आजादी लेना इस देश के ज्योतिष शास्त्र के सारे कानूनों के खिलाफ है। और बहुत सारे ज्योतिषियों ने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि आप आजादी लोगे और 1-2 साल के बाद यह देश टूट जाएगा, और वो टूटा, पाकिस्तान अलग हुआ, वही हुआ। और आगे भी उन्होंने यही अभिशाप दिया कि यह देश आगे भी खंड खंड टूट सकता है, और उसकी तैयारी चल रही है। कश्मीर अलग हो जाए, पंजाब अलग हो जाए, आसाम अलग हो जाए, नागालैंड अलग हो जाए, त्रिपुरा अलग हो जाए, झारखंड अलग हो जाए, ये सारे आंदोलन इस देश में चल रहे हैं। और सभी आंदोलनों को अमेरिका और यूरोप से भरपूर हथियार मिलते हैं, पैसा भी मिलता है। और मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जो इस देश में करोड़ों करोड़ों रुपए का फॉरेन फंड आता है, करोड़ों करोड़ों रुपए की AK-47 राइफल आती है वाया पाकिस्तान या वाया चीन के बॉर्डर से, ये तिब्बत के इलाके में हमारे देश में घुसाई जाती है। और उन्हीं हथियारों से लेकर इसी देश के कुछ नौजवान जिनको बरगलाया गया है, वो इस देश को खंड खंड बांटने का आंदोलन कर रहे हैं। आपको मालूम है नागालैंड हिंदुस्तान से अलग होना चाहता। आप नागालैंड में जाइए, वो इस देश का पहला ऐसा प्रदेश है जिसने घोषित किया है कि हमारी राज्य भाषा अंग्रेजी है। भारत के संविधान में कहीं नहीं, ये नागालैंड में चलता है। और नागालैंड में मैं गया पिछले साल, तो पिछले साल जब मैं दीमापुर जा रहा था, कोहिमा से दीमापुर, तो रास्ते में मुझको रोक दिया, और रोकने के बाद पुलिस वाले ने कहा कि आपके पास वीजा है। तो मेरे अंदर से पहले कपकपी सी छूटी, मैंने कहा वीजा मांग रहे, मेरे ही अपने देश के एक गांव में जाने के लिए वीजा? के हाँ, आपको वो सारे परिपत्र चाहिए, नहीं तो हम आपको जाने नहीं देंगे। तो बॉर्डर पे दूसरा आदमी खड़ा था, उसने कहा कि आप हिंदुस्तान से आया। मैंने कहा आप हिंदुस्तान का नहीं है? कि हम हिंदुस्तान का नहीं है, हम हिंदुस्तान से अलग होना मांगता। ये बात नागालैंड में घुसी हुई है। और आप नागालैंड जाइए, आपको अंदाजा नहीं लगेगा कि क्रिश्चियन मिशनरीज ने कितने बड़े लेवल पे पैसा बांट बांट कर वहां के लोगों का धर्म परिवर्तन करा के, सिर्फ धर्म ही परिवर्तन नहीं कराया, उनको हिंदुस्तान से अलग करना है, यहां तक मानसिकता बना दी। और कल को आपको यह आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अलग नागालैंड की मांग करने वाले कुछ लोग वहां खड़े हो जाएंगे। तो हिंदुस्तान के ऐसे दसियों प्रदेश हैं जिनको अलग अलग हिंदुस्तान से बांटना है, और इसकी पूरी प्लानिंग अमेरिका में CIA के लोग बैठकर बनाते हैं। क्योंकि बिल क्लिंटन इस बात को कह चुके हैं, उनके पहले रोनाल्ड रीगन भी कह चुके थे कि हिंदुस्तान और चीन हमारी हिट लिस्ट में नंबर 1 है। सोवियत संघ को तो हमने तोड़ दिया जैसे तोड़ना था, अब तोड़ने के लिए 2 ही देश हमारे सामने हैं, या तो चीन है या भारतवर्ष। तो भारतवर्ष को तोड़ना है, उसके तरीके वो जानते हैं, चीन को कैसे तोड़ना है उसके तरीके वो इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अभिशाप आज का नहीं है, ये 1947 का। इसलिए मैं कहता हूं आजादी झूठी, इस आजादी का कोई मतलब नहीं। और ये एक और आखिरी बात कि इस देश के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी ने कहा कि ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये बांझ है, वैश्या है। वो आदमी अहिंसा की बात करने वाला, कटु शब्द भी उसके मुंह से ना निकले ऐसा व्यक्ति था, गाली तो कभी उसके मुंह से निकलती नहीं थी। उस आदमी ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को बांझ और वैश्या कहा, और इसलिए उस आदमी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर दो। तो कांग्रेस तो खत्म नहीं हुई, लेकिन गांधी को खत्म कर दिया इन कांग्रेसियों, क्योंकि वो उनके रास्ते में आड़े आने लगा था। और वो कहता था कि ये कांग्रेसी ऐसे ही इस देश को लूटेंगे जैसा ब्रिटिशर्स इस देश को लूटते रहे, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम इस देश के लिए है नहीं, और अंग्रेजों ने जबरदस्ती इस देश पर लादा है वो सिस्टम। आज हम देख रहे हैं कि वो लूट कितनी बढ़ गई है। आपको याद है, ये कांग्रेसी सरकारों ने पार्लियामेंट में जाने के बाद सबसे पहले प्रिवी पर्स की बात की थी। इस देश में जो राजे रजवाड़े हुआ करते थे,
उन राजे रजवाड़ों के लिए सरकार की तरफ से कुछ पैसा दिया जाता था हर महीने, किसी को 6 महीने पे, किसी को साल भर में। तो ये सारे के सारे एमपीज, उस जमाने के कांग्रेस के एमपीज हल्ला करते थे पार्लियामेंट में कि राजे रजवाड़ों के शासन तो खत्म हो गए, तो ये फिर प्रिवी पर्स क्यों मिलता है इनको? तो एक झटके में इन सबने प्रिवी पर्स खत्म कर दिए। आज वही एमपीज क्या कहते हैं, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, हमारा टीए बढ़ाओ, हमारा डीए बढ़ाओ, हमारा एचआरए बढ़ाओ, हमारे अलाउंसेस बढ़ाओ, और पेट नहीं भरता, कितना खाते हैं आपको अंदाजा नहीं है। एक एक एमपी की तनख्वाह पर इस देश में प्रति व्यक्ति 2.5 लाख रुपए खर्च होता, आपकी जेब से, मेरी जेब से। और एक एक व्यक्ति से ये जो 2.5 लाख रुपया खर्च हो रहा है इस देश के एक एक राजे रजवाड़े को पालने के लिए, आप शायद गालियां देते होंगे उस जमाने के राजे रजवाड़ों को, ये आज के जमाने के राजे रजवाड़े बैठे हैं जिनके बाप जो है एमपी थे, उनका बेटा भी एमपी है और नाती भी एमपी बने, इसकी कोशिश करते हैं, चाहे उसमें दम हो या ना हो। माने राजे रजवाड़ों के खानदान में ऐसा चलता था कि बाप राजा है तो बेटा भी राजा। अब क्या हो गया, बाप एमपी है तो बेटा भी एमपी बनेगा, चाहे बेटे में कोई गुण हो या ना हो। यह कोशिश हर एक बड़ा नेता करता है, अपने बेटा बेटी को जबरदस्ती पार्लियामेंट में घुसाने की कोशिश करता है। तो एक एक एमपी के ऊपर 2.5 लाख रुपया खर्च होता हमारी जेब से। ये आपका टैक्स का पैसा, मेरे टैक्स का पैसा, और उस पर ये तागड़ धिन्ना करते हैं, मौज करते हैं, मस्ती करते हैं। और उसके बाद जब विदेश यात्राओं पर जाते हैं, विदेश प्रवास पर जाते हैं, और कई कई एमपी तो ये है कि सरकार के खर्चे से अपने दिल का ऑपरेशन कराने जाते हैं, अपनी जेब से पैसा खर्च नहीं करेंगे, सरकार के खजानों से पैसा निकलना चाहिए और वो पैसा उनके ऊपर खर्च होता। और कैसे कैसे बहाने बनाकर एमपीज को ले जाने के लिए, अभी एक डेलीगेशन गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, सैकड़ों करोड़ रुपए खून पसीने की कमाई का बर्बाद कर दिया। क्या करने गए थे? दूसरे देश के पार्लियामेंट का अध्ययन करने गए थे। क्या अध्ययन करके आए? कुछ अध्ययन वध्ययन नहीं करके आए, घर के लिए कुछ खरीदारी कर लाए, बीवी के लिए साड़ियां ले आए, लिपस्टिक ले आए, नेल पॉलिश ले आए, पाउडर ले आए, और बातें करते हैं कि हम जा रहे हैं वहां पर। यह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारे लिए है नहीं। और उसी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम, और इसमें एमपीज के साथ अगर हिंदुस्तान की सभी असेंबलीज के एमएलए की तनख्वाह अगर आप जोड़ दें तो ये 2.5 लाख रुपया जानते हैं कितना बैठता? 5.5 लाख रुपया। और ये 5.5 लाख रुपए में अगर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की चलने वाली एक एक मिनट की कार्यवाही को जोड़ दें तो ये रुपया 10 लाख के आसपास बैठता है। प्रति व्यक्ति 10 लाख रुपया खर्च होता है इस देश की बांझ और वैश्या पार्लियामेंट को चलाने के लिए। ये है इस देश का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम। और वहां बैठ के होता क्या है? कुछ नहीं होता है सिवाय एक काम के, जब मन में आया वॉकआउट करो, जब मन में आया हल्ला मचा दो। और आप अगर देखो, अब तो 0 आवर की कार्यवाही का 1 घंटे प्रसारण होता है। आपको लगता है कि ये पार्लियामेंट हिंदुस्तान के किसी मॉन्टेसरी स्कूल के बच्चों की क्लास से ज्यादा बेहतर है, जहां बच्चे आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को तू मैं करते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं, उससे ज्यादा बेहतर आपको लगता है पार्लियामेंट का स्टेटस है? जिस तरह से झगड़े होते हैं, जिस तरह से तू मैं होती है, और जिस तरह से एक दूसरे की धोती उतारने का काम करते हैं वहां पार्लियामेंट में, आप सोच सकते हैं ये इस देश के एमपीज हैं। और आप वहां की तो बात छोड़ दीजिए, मेरे उत्तर प्रदेश में तो एक दिन ये हो गया कि माइक उठा उठा के पटक पटक के दूसरों के सिर पे मारा। इन लोगों ने ये किया, पेपर वेट उठा उठा के मारा, पटक पटक के सिर फट गए लोगों। ये मेरे यहां हुआ उत्तर प्रदेश में। और बिहार की असेंबली में तो रोज यही दृश्य रहता, कब पेपर वेट उठा के दूसरा जो है दूसरे के खोपड़े पर मार देगा, कुछ पता नहीं। माने हम जो है लाखों रुपया, 10 लाख रुपया खर्च करते हैं एक एक एमपीज पर और इस पार्लियामेंट की एक एक मिनट की प्रोसीडिंग्स पर। वो पार्लियामेंट हमको देता क्या? वो पार्लियामेंट सिवाय एक काम करने के कुछ नहीं कर रहा। देश बेचो और देश बेचो। इंडिया इज ऑन सेल। हिंदुस्तान की आजादी के 50वें सालगिरह पर हमने हिंदुस्तान को बेचने के लिए खोल दिया। ऐसे इस देश की स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है आजादी। और ये समझौते पता है कैसे होते हैं? आपने कभी कभी देखा होगा टेलीविजन पे, हमारे प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री से मुस्कुराते हुए हाथ मिलाते। वो एक फाइल उनके हाथ में पकड़ा देता, वो दूसरी फाइल उनके हाथ में पकड़ा देता, देश बिकने का समझौता हो जाता। फाइल में अंदर क्या लिखा हुआ है कभी खोलकर आपको नहीं दिखाया जाता, और बराबर मुस्कुराते हुए ये काम होता है। माने देश बेचेंगे तो मुस्कुराते हुए सारे काम होते। ये सारा चलता है और इस देश में हम लोग जो है बेवकूफों की तरह से इस देश के पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर लाखों रुपया खर्च करते हैं। और इसलिए मैंने कहा कि इस देश में कोई आजादी आई नहीं। अंग्रेजों ने ये पार्लियामेंट अपने स्वार्थ के लिए बनाया था,
वही पार्लियामेंट इस देश में चलता है। अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए जो कानून बनाए थे वो कानून चलते हैं, अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए जो संविधान दे दिया वो संविधान चलता है, और अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए जो अर्थव्यवस्था बनाई वही अर्थव्यवस्था चलती है। और हम सबको जानते हैं क्या कहा जाता है, देश का विकास हो रहा है। इतना बड़ा भ्रम कभी हुआ नहीं इस देश को, विकास हो रहा है। इस विकास के पैमाने क्या हैं जरा देखिए। विकास का माने क्या, 1947 में जब आजाद हुए तो इस देश के ऊपर एक नए पैसे का विदेशी कर्ज नहीं था। और अब कितना विकास हो गया है, अब विकास हो गया है कि हिंदुस्तान का प्रत्येक बच्चा 8,500 रुपए का कर्जदार हो गया। ये विकास हो गया इस देश में। पहले एक नए पैसे का कर्जा नहीं था, 200 साल अंग्रेजों ने लूटा तो भी हमारे ऊपर एक नए पैसे का कर्जा नहीं था। और अब 50 साल की आजादी के बाद इस देश के बच्चे बच्चे को हमने कर्जदार बना दिया। ये विकास हुआ। विकास की दूसरी परिभाषा मैं आपको देता हूं, कितना विकास हुआ। हिंदुस्तान जब 1947-48 में आजाद हुआ तो सारी दुनिया में जितना एक्सपोर्ट होता था, जितना माल बिकता था, जितना ट्रेड चलता था, उस ट्रेड में हिंदुस्तान का हिस्सा 2% था, 2% था। और आज 1997 में सारी दुनिया के ट्रेड में हिंदुस्तान का हिस्सा घटकर 0.4% रह गया। इतना विकास हुआ। विकास कितना हुआ है, 1947-1948 में इस देश का विदेशी व्यापार का घाटा, माने आयात निर्यात का घाटा, आयात ज्यादा होता है निर्यात कम होता है, उसकी वजह से घाटा आता है व्यापार में। तो 1947-48 में रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार आयात निर्यात का घाटा 2 करोड़ रुपए था। आज 1997 में आयात निर्यात का घाटा 15,000 करोड़ हो गया है। ये है विकास इस देश का। और मैं विकास की परिभाषा दूं आपको, 1947-48 में 4 आने सेर का गेहूं मिलता था, आज 18 रुपए किलो का गेहूं हो गया। ये विकास है इस देश में। 1947-48 में रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 6 आने का 1 सेर दूध मिलता था गाय का शुद्ध, और अब 20 रुपए किलो का पाउडर का दूध पीजिए और आप कहिए आपका विकास हो गया। 1947-48 में इस देश में 3 पैसे की 1 सेर भाजी मिलती थी, सब्जी मिलती थी। आज 20 रुपए की 1 पाव भाजी मिल जाए तो अपने आप को बात भाग्यशाली समझिए। यह विकास हो गया इस देश में। 1947-48 में आपके पुरखों ने, जो दादा दादाजी यहां बैठे हैं बुजुर्ग, उनसे मैं शायद जानना चाहूंगा कि हापुस आम आपको खाने को ही नहीं बांटने को मिलता होगा, और अब 1997 में आके आम तो गया बहुत दूर, मैंगो फ्रूटी मिलती है 160 रुपए किलो की। हम कहते हैं विकास हो गया इस देश में। इस देश में इफरात मात्रा में पानी था और इफरात मात्रा में इस देश की नदियां भरी रहती थी। आज इस देश में जमीन खो दिए तो 500 फीट और 600 फीट पे पानी नहीं मिलता। हम कहते हैं विकास हो गया इस देश में। और अब धीरे धीरे हालत क्या हो गई है कि पहले दरिया देखते थे, महासागर देखते थे, तालाब देखते थे, पानी की अथाह जलराशि थी। आज कहीं कहीं फुब्बारा चलता है, थोड़ा थोड़ा पानी टपकता है। हम कहते हैं विकास हो गया इस देश में। 12 रुपए की पानी की बोतल मिलती है पीने के लिए। भारतीय संस्कृति में पानी कभी बेचने की चीज नहीं रहा। दूध और पानी इस देश में कभी बेचे नहीं जाते थे, जमीन भी कभी बेची नहीं जाती थी। उस देश में दूध बिकता है वो तो छोड़ दीजिए, पानी बिकता है 12 रुपए लीटर का, और हम बोतल लगा के घटाघट पीते, कहते विकास हो गया। हवा भी बिकने वाली है राजीव भाई, हवा भी बिकेगी। और हवा भी बिकेगी अब, क्योंकि ऑक्सीजन के सिलेंडर, ऑक्सीजन के मास्क अब बंबई में आएंगे। जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, यहां स्थिति जापान जैसी होने जा रही है कि जगह जगह भारत सरकार को टेलीफोन बूथ की तरह से ऑक्सीजन बूथ बनाने पड़ेंगे। तो आप 10 मिनट चलेंगे, फिर बूथ में घुसेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, फिर 10 मिनट चलेंगे, फिर बूथ में घुसेंगे, फिर ऑक्सीजन लेंगे, तब जाके आप जो है अपने घर पहुंचे। ये आपका विकास हुआ। माने ये अजीब और गरीब परिभाषा है इस देश में विकास की। और इस विकास का मापदंड क्या है, यही मेरे समझ में नहीं आता। इस देश के विकास में जानते हैं क्या होता, पानी इस देश में पेट्रोल से ज्यादा महंगा बिकता, और हम कहते हैं देश का विकास। और उसका हिसाब लगा लीजिए, पेप्सी कोला, कोका कोला 8 रुपए की बोतल बिकती है, 300 मिलीलीटर पानी है। उस पानी में कुछ नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया हुआ। दुनिया का सारा विज्ञान हमको यह सिखाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर निकालना चाहिए। हम पानी में मिलाया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड घटाघट पीते और कहते हैं साहब हमारी तो तरक्की हो गई, हमारा तो विकास हो गया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पी रहे। विज्ञान कहता है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालो। पेप्सी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड घटाघट पीते हैं, और पैसा कितना देते हैं, 8 रुपए का 300 मिलीलीटर, माने 27 या 28 रुपए का 1000 मिलीलीटर।
1000 मिलीलीटर माने 1 किलो। 1 किलो पानी है 28 रुपए का और 1 किलो पेट्रोल है 25 रुपए का। ये विकास है। बाजार में जाइए, 5 रुपए 6 रुपए लीटर का दूध खरीदती है और इन दोनों कंपनियों के 14 कारखाने हैं पूरे देश में। एक कारखाने में एक दिन में 30,000 लीटर दूध बर्बाद करते हैं ये दोनों कंपनी, और करोड़ों लीटर दूध बर्बाद करती हैं ये दोनों कंपनी। जिस दूध को 5-6 रुपए लीटर में खरीदती हैं गांव के किसान से, उसी दूध का चॉकलेट बनाती हैं तो बिकता है 180 रुपए किलो। चॉकलेट कैडबरीज का माने 180 रुपए किलो। तो बादाम की बर्फी नहीं मिलती, बादाम की बर्फी से महंगी चॉकलेट बिकती है जिसमें जहर मिलाया हुआ है निकिल और क्रोमियम का। माने जहर जो है बादाम से महंगा बिकता है और हम कहते हैं विकास हुआ है। ये अजीब परिभाषाएं हैं हमारे विकास में। और दोस्तों, सच मायने में कोई विकास नहीं हुआ है, विनाश हुआ है इस देश का। और ये विनाश जानते हैं कैसा हुआ? आप एक बाजू में देखते हो, राजीव भाई को पूछोगे कि राजीव भाई CLO कार दौड़ती है, मारुति दौड़ती है, 5 स्टार होटल बन गए, इतने बड़े बड़े फ्लाईओवर बन गए, इतनी चमक दमक हो गई है बंबई में, केंटकी फ्राइड चिकन आ गया, मैकडॉवेल आ गया, तो क्या ये सब बेवकूफी है? और मैं आपको यही कहने आया हूं कि ये जो कुछ आप देखते हैं ये सब उधार का विकास है। कर्जा लिया है और उस पर से ये हुआ, और ये कर्जा आपको चुकाना पड़ेगा। और कर्जा चुकाने की औकात अब भारत सरकार की खत्म हो गई है। जानते हैं क्या होता है? हर साल भारत सरकार पिछला कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज लेती है। इस साल क्या स्थिति है? 60,000 करोड़ रुपए का ब्याज चुकाना है। कर्ज चुकाने की तो बात छोड़ दीजिए। और इस देश के बजट की हालत देखिए कि विकास का माने क्या। भारत सरकार के नेशनल बजट में जो एक साल का करीब 2 लाख करोड़ के आसपास का, 2 लाख करोड़ के नेशनल बजट में 60,000 करोड़ रुपया सिर्फ विदेशी कर्जे का ब्याज चुकाने में खर्च होता। बजट का 1/3 60,000 करोड़ विदेशी कर्जे का ब्याज चुकाने में खर्च होता है और 54,000 करोड़ देश का प्लैन्ड एक्सपेंडिचर है। माने देश में सच में विकास करने के लिए 54,000 करोड़ खर्च होता है और उस विकास को करने के लिए जो कर्ज लिया है उसका ब्याज चुकाने में 60,000 के, और तालियां बजाते हैं कि देश का विकास हुआ। और क्या होता है? जिस दिन भारत सरकार को वर्ल्ड बैंक और IMF से कर्ज मिल जाता, उस दिन हिंदुस्तान के सारे बड़े अखबारों में, माफ करेंगे 2 अखबार वाले यहां बैठे, सारे बड़े अखबारों में मोटी मोटी हेडलाइन कि एड इंडिया कंसोर्टियम से $5.6 बिलियन मिलने जा रहा है, $10 बिलियन मिलने जा रहा है, $15 बिलियन मिलने, माने ये नेशनल न्यूज बनती है। जो शर्म की बात है हमारे लिए वो नेशनल न्यूज बनती है। मीडिया में बैठे हुए लोगों के दिमाग का विकास भी इतना हो गया कि जिस पर संपादकीय आने चाहिए थे शर्म के कि इस देश पर विदेशी कर्ज बढ़ता जा रहा है, उन अखबारों में इतनी बड़ी बड़ी हेडलाइन की खबरें छपती हैं। और अखबारों में खबरें छपती हैं वो तो एक बाजू में, पार्लियामेंट में ताली बजा बजा के स्वागत होता है कि आज हमको विदेशी कर्ज मिल गया, स्वागत होता है। और जानते हैं इस सरकार का चरित्र क्या? इस सरकार ने बेगर्स एक्ट बनाया, आपको मालूम? भिखारियों का कानून। और भिखारियों का कानून क्या है? दिल्ली में है, यहां महाराष्ट्र में भी, कई प्रदेशों में लागू है। उसमें क्या है? अगर कोई भिखारी 10 पैसे की भीख मांगे, 50 पैसे की भीख मांगे, 1 रुपए की भीख मांगे तो पुलिस वाला बंद कर देगा पकड़। ये बेगर्स एक्ट कहता है। तो माने 10 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए की भीख अगर कोई मांगता है तो उसको जेल में बंद कर देते हैं। और ये $5 अरब की भीख मांग कर लाते हैं, तालियां बजा बजा के स्वागत करते हैं पार्लियामेंट। इनको पकड़ के जेल में बंद नहीं करते। जरा पूछिए कि 50 पैसे की जो भीख मांग रहा है बेचारा, वो गरीब आदमी है, उसको तो पकड़ के तिहाड़ जेल में बंद कर देंगे। और जो $5 अरब की भीख मांग के ला रहा है उसको बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर का अवार्ड देते हैं। ये इस देश की कम नसीबी। और ये सारा का सारा विदेशी कर्जे के आधार पर तामझाम जो खड़ा किया है। जानते हैं जिन जिन देशों ने दुनिया में विदेशी कर्ज के आधार पर अपना विकास किया है वो सारे देश दिवालिये हो गए हैं, बैंकरप्ट हो गए हैं। और आपको सुनना हो तो मैक्सिको की कहानी सुनिए, सुननी हो तो ब्राजील की कहानी सुनिए, सुननी हो तो कोस्टारिका की कहानी सुनिए, कोलंबिया की कहानी सुनिए, इथियोपिया की कहानी सुनिए, सोमालिया की कहानी सुनिए। जानते हैं इथियोपिया और सोमालिया में क्या हुआ? उस देश के पास इतनी नेशनल प्रॉपर्टी होते हुए भी वो देश भूखमरी के कगार पर। क्यों? सारी की सारी नेशनल प्रॉपर्टी इथियोपिया और सोमालिया की अमेरिका की कंपनियों के कब्जे में चली गई।
क्यों चली गई है? सोमालिया की और इथियोपिया की सरकारों ने 10 साल पहले इसी विकास का रास्ता पकड़ा था, विदेशी कर्ज लो और विकास करो। कर्ज लेते लेते 10 साल के बाद यह हालत हो गई है कि आज अगर इथियोपिया अपनी पूरी राष्ट्रीय संपत्ति बेच दे तो विदेशी कर्ज नहीं चुक सकता। यह हालत हो गई। सोमालिया अगर अपनी पूरी संपत्ति बेच दे तो उनके ऊपर जितना विदेशी कर्ज हो गया वो चुक नहीं सकता। तो इन देशों ने जो रास्ता पकड़ा था उधार लेकर विकास करने का, वही रास्ता हमने पकड़ा। और जानते हैं धीरे धीरे हमारी हालत भी वही हो रही है। अगर भारत सरकार की नेट इनकम का हिसाब में लगाऊं तो जितनी कुल आमदनी है वो कुल आमदनी का करीब 60% विदेशी कर्जे का ब्याज चुकाने में खर्च होता है। भारत सरकार की कुल आमदनी 1,10,000 करोड़ की है और 60,000 करोड़ रुपया खर्च करती है विदेशी कर्जे का ब्याज चुकाने में। ये चल रहा है इस देश में। और बजट बनता कैसे? अभी आ रहा है बजट, वो बनता कैसे उसको समझ लीजिए कि बजट का सबसे बड़ा हिस्सा विदेशी कर्जे का ब्याज चुकाने में खर्च हुआ। उसके बाद 20,000 करोड़ रुपया सरकार के कर्मचारियों की तनख्वाह देने में खर्च होता और उस 20,000 करोड़ के बाद लगभग 5 से 6,000 करोड़ रुपया पेंशन देने में खर्च होता। उसके बाद भारत सरकार का जो रक्षा मंत्रालय का बजट है वो 20-22 हजार करोड़ का उसमें चला जाता और उसके बाद जो कुछ बचा है वो सब नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर में चला जाता है। प्लान्ड एक्सपेंडिचर से कई गुना ज्यादा नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, माने जहां सच में पैसा लगना चाहिए वहां पैसा लगता नहीं है और जहां पैसा नहीं लगना चाहिए, कम होना चाहिए, वहां सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है और वो बराबर घाटा चलता रहता है। तो उस घाटे को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? या तो नोट छापते हैं और नोट छापने से काम नहीं चलता है तो हिंदुस्तान की सरकार फिर विदेशों से कर्ज लेके आती है। और अब की बार तो सरकार ने अद्भुत फैसला किया है आपको लूटने का। जानते हैं क्या किया? भारत सरकार के रिजर्व बैंक ने तय कर लिया है कि इस साल 100 रुपए का सिक्का छापेंगे और 100 रुपए का सिक्का आपको 200 रुपए में बेचा जाएगा। जरा सोचिए, ये आजाद हिंदुस्तान के बनने वाले नियम है कि 100 रुपए का सिक्का बनेगा, वो आपको बेचा जाएगा 200 रुपए में, माने हर एक आदमी की जेब से 100 रुपया निकाला जाएगा। ये सरकारें लूटने का काम कर रही हैं, ये सरकारें हैं हमारी। ये तो डकैत हैं, चोर हैं, उचक्के हैं, लुटेरे। इनको सरकार कहना तो सरकार शब्द की तौहीन करना है मेरे हिसाब से। और अंग्रेजों ने दोस्तों जितना नहीं लूटा है इस देश को, उससे ज्यादा लूट पिछले 50 साल में इस देश की हुई। इसी देश के कुछ बड़े अर्थशास्त्रियों में, जिनमें प्रोफेसर एस.के. गोयल और ब्रह्मानंद जैसे लोग हैं, उनके कुछ रफ एस्टीमेट हैं। मैं एक दिन हिसाब लगा रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी कितना लूट कर ले जाती थी एक साल में इस देश से। तो भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का एक साल का नेट प्रॉफिट 60 करोड़ रुपए के बराबर था। तो 60 करोड़ रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी दर वर्ष ले जाती थी लूट कर। अब कितना लूट रहे हैं? हिंदुस्तान में इस समय 4,000 से ज्यादा विदेशी कंपनियां हैं। वो सारी कंपनियां एक साल में मिलकर करीब 70,000 करोड़ रुपए ले जाती हैं। जब हम गुलाम थे तो हमारी कम लूट होती थी, अब आजाद हो गए हैं तो इस देश में लूट ज्यादा बढ़ गई है। और कुछ उदाहरण से समझ लीजिए कि लूट कैसे होती है। पेप्सी कोला और कोका कोला कुछ नहीं बेचता, पानी बेचता, और पानी बेचकर पिछले साल ये दोनों कंपनियों ने 240 करोड़ रुपए लूटा है इस देश से। 240 करोड़ रुपए लूटा। एक बाजू में इस देश में लाखों गांवों में पीने का पानी नहीं है और भारत सरकार इस बात को कहती है पार्लियामेंट में। शर्म आनी चाहिए कि आजादी के 50 साल बाद भी लाखों गांवों में पीने का पानी नहीं है। और ये हालत आपको देखनी हो तो ज्यादा दूर मत जाइए, गुजरात के कच्छ के इलाके में चले जाइए। मैं 3 महीने रहा हूं कच्छ में। जब कारगिल कंपनी के खिलाफ अभियान चलता था तो मैं 3 महीने कच्छ में रहा था। 4-4 दिन में, 5-5 दिन में एक टैंकर आता है एक गांव में। 4-4 दिन में 5-5 पीने का पानी नहीं होता। लेकिन उन गांवों में मैंने पेप्सी कोला, कोका कोला बिकते देखा। शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलेगा, पेप्सी बिकेगा इस देश में। और पेप्सी बिकेगा तो उसका 240 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के खून पसीने की कमाई का वो अमेरिका ले जाएंगे। इस 240 करोड़ रुपए से हिंदुस्तान के 2.5 लाख गांवों में पीने का पानी दिया जा सकता, जितने पैसे से हम पेप्सी और कोका कोला पी के अमेरिका पैसा देते। और बराबर हम भी यही कहते हैं, भारत माता की जय। 240 करोड़ गया अमेरिका और ताली पीट के भारत माता की जय। भारत माता की जय कहां से होने वाली? और हम भी यही मानते हैं कि जब तक पेप्सी नहीं पिएंगे, कोका कोला नहीं पिएंगे, हमारा विकास नहीं होएगा। पहले घर घर में, गली गली में जाते थे, कोई केरी का रस पिलाता था, कोई शिरडी का रस पिलाता था, कोई नींबू का रस पिलाता था। अब घुसिए घर में, सबसे पहले पूछे, राजीव भाई चाय पिएंगे? राजीव भाई कहेंगे नहीं चाय नहीं पिएंगे। तो कॉफी पिएंगे? नहीं कॉफी भी नहीं पिएंगे। तो ठंडा पिएंगे, पेप्सी या कोका कोला पिएंगे? माने चाय पिलाओ तो मारो राजीव भाई को, क्योंकि कैफीन है, निकोटिन है, दोनों ही जहर है।
कॉफी पिलाओ तो भी मारो राजीव भाई को, और ऊपर से ठंडा पिला दो तो और जल्दी मार डालो राजीव भाई को। आए हैं राजीव भाई अतिथि बन के और पिला रहे हैं उनको कोका कोला, माने कार्बन डाइऑक्साइड। दिमाग ऐसा गुलाम हो गया है कि 1 मिनट सोचते नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। और यह सब विकास के नाम पे होता। और एक एक कंपनी इस देश में आई है, ये जो विदेशी कंपनियां है ना, एक कंपनी है उसका नाम है कॉलगेट पामोलिव, अमेरिका की कंपनी है, इस देश में आई 50,000 रुपए की पूंजी से उसने इस देश में धंधा शुरू किया। आज कॉलगेट पामोलिव कंपनी के 1 साल के प्रॉफिट 180 करोड़ रुपए के, 50,000 से धंधा शुरू किया उसने। हिंदुस्तान लीवर, हॉलैंड की कंपनी, असली नाम यूनिलीवर है, इस देश में आई धंधा करने, 24 लाख रुपए से धंधा शुरू किया और आज उस कंपनी के प्रॉफिट 480 करोड़ रुपए के आसपास। कुछ लाख रुपए लेके आते हैं और सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति यहां से बटोर के ले जाते हैं। पूंजी वो नहीं लाते हैं, पूंजी हमारे यहां से उनके यहां जाती है। और ये सारे गरीब देशों की यही हालत है। दुनिया के 120 गरीब देशों से जितनी पूंजी दुनिया के अमीर देशों में जाती है आप सोच नहीं सकते। लास्ट ईयर के आंकड़े हैं अंक टाट के, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के लास्ट ईयर की बुकलेट के आंकड़े हैं, वो मैं कोट कर रहा हूं कि 120 देशों में एक साल में अमीर देशों से लगभग $500 बिलियन की पूंजी आती है, कर्जे के रूप में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में, फॉरेन एड के रूप में। और इन्हीं 120 देशों से अमीर देशों को जो जाने वाली पूंजी है वो $745 अरब है। $745 बिलियन चला जाता है, 500 बिलियन वहां से आता कम है, जाता ज्यादा है। पूंजी वो नहीं लाते हैं, पूंजी हम उनको देते हैं। ये उल्टा दुष्चक्र बनाया हुआ, और इसी लूट के दुष्चक्र को कायम बनाने के लिए ये लिबरलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, गेट है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, WTO है, ये जितने तामझाम है ये सभी इस लूट के सिलसिले को बरकरार बनाए रखने के लिए। और एक आखिरी बात आपसे और कहता हूं कि एक बाजू में तो ये लूट चल रही, आर्थिक शोषण चल रहा है, राजनीति की हालत कितनी नपुंसक है वो आप देख रहे हैं कि इस देश के पार्लियामेंट के माध्यम से सब कुछ बिक रहा। अभी तो हीरे की खदान बिकेगी विदेशी कंपनी को, सोने की खदान बिकेगी विदेशी कंपनी को, कोलसा की खदान बेचने का फैसला हो गया विदेशी कंपनियों को, ऑयल एंड नेचुरल गैस जितना जमीन के अंदर है वो विदेशी कंपनियों को बेचना है। वो घोषणा अभी यहां प्रधानमंत्री करके गए हैं बंबई में 1 हफ्ते पहले। तो जितना जमीन के अंदर सोना है, चांदी है, हीरा है, कोलसा है, या आपके जमीन के अंदर ऑयल एंड नेचुरल गैस है, ये सब विदेशी कंपनियों को बिकेगा। ये तो धड़ल्ले से चल रहा। और इसके अलावा जितने पब्लिक सेक्टर हैं वो भी बिकेंगे। आज का अखबार आप उठाइए देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, भारत सरकार ने एक कमीशन बनाया पब्लिक सेक्टर के डिसइन्वेस्टमेंट के लिए। उन्होंने रिकमेंडेशन करना चालू किया कि सब पब्लिक सेक्टर बेचो एक तरफ। और इन पब्लिक सेक्टर्स में मालूम है पैसा किसका? आपका है, मेरा, हमारे आपके खून पसीने की कमाई का, टैक्स का इस देश के पब्लिक सेक्टर में 3 लाख करोड़ रुपया लगाया हुआ। इनके बाप का नहीं है जो ये बेच रहे। और 1 मिनट भी इन्होंने पार्लियामेंट से इजाजत नहीं ली। ये कहते हैं कि हमारे कैबिनेट ने फैसला कर लिया हम बेचेंगे। तो तुम्हारा कैबिनेट देश बेचने का फैसला कर चुका है तो देश बेचेंगे। और ये देश बेच क्यों रहे हैं, दिमाग में बराबर ध्यान रखिए। मीर जाफर ने इस देश को क्यों बेचा था? कुर्सी के लिए, पैसे के लिए। 2 ही चीजें चाहिए हर एक नेता को, या तो कुर्सी चाहिए या तो पैसा चाहिए। तो एक बाजू में तो देश बिक रहा और दूसरे बाजू में उनको लगता है कि इस देश में जब नौजवान को ये बात समझ में आने लगेगी, कोई राजीव दीक्षित या कोई अतुल शाह या कोई XYZ इस देश में घूम जाएगा तो कोई दूसरा विवेकानंद भी पैदा हो सकता है। ये डर लगता है। और जानते हैं ये डर से वो करते क्या है? उनको बराबर विदेशी कंपनी वालों को, विदेशी ताकत वालों को इस बात का डर है कि हिंदुस्तान की माटी में ऐसी कुछ खासियत है कि यहाँ कोई भगत सिंह हो जाता, कोई चंद्रशेखर हो जाता, कोई उधम सिंह हो जाता, कोई विवेकानंद हो जाता, कोई दयानंद हो जाता, कोई कुछ हो जाता। ये माटी की खासियत है। ये माटी कभी वीर विहीन नहीं रही है। हजारों साल से इस देश का यही इतिहास है। तो उनको डर लगता है। तो उस डर को उन्होंने खत्म करने के लिए जानते हैं क्या किया? उनका सीधा सा फॉर्मूला है कि हिंदुस्तान का कोई भी नौजवान स्वामी विवेकानंद ना होने पाए, हिंदुस्तान का हर नौजवान माइकल जैक्सन हो जाए, उसकी तैयारी वो कर रहे। उनको डर है कि माइकल जैक्सन हो जाएंगे तो इस देश में कोई वांदा नहीं है, वो देश ही बेचने का काम करेंगे, भारतीय संस्कृति को बेचने का काम करेंगे। और अगर कोई दूसरा विवेकानंद खड़ा हो गया तो मल्टीनेशनल को मार मार के भगा देगा इस देश से। ये डर है। तो इसके लिए जानते हैं उन्होंने क्या किया? हिंदुस्तान के नौजवानों का चरित्र खलास करो, ये उनका 1 पॉइंट प्रोग्राम है। और इस 1 पॉइंट प्रोग्राम के लिए वो GTV लेकर आए हैं, CNN लेकर आए हैं, स्टार TV लेकर आए हैं, प्राइम स्टार आया है,
+21 आ गया है, वगैरह वगैरह 14-15 टेलीविजन चैनल इस देश में है। और रात दिन उन सारे टेलीविजन चैनलों पर जो कुछ दिखाया जाता है वो मनोरंजन नहीं है, वो मेरे और आपके चरित्र को बर्बाद कर देने का एक साधन है। और मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं कि भाई कल तक आपके घर में एंटीना लगा था, अब ये डिश एंटीना काहे को लगवा लिया? तो कहते राजीव भाई मनोरंजन करना, अभी डिश एंटीना नहीं होगा तो मनोरंजन कैसे करेंगे? तो जिनके घर में डिश एंटीना है उन्होंने डिश एंटीना लगवा लिया, और जिनके घर में डिश एंटीना नहीं है उन्होंने क्या किया? केबल कनेक्शन ले लिया। और इस देश में धन्य वो लोग हैं जो अपने घर में आग लगा रहे हैं और अपने पड़ोसियों के घर में भी आग लगा रहे हैं, डिश लगा लगा के, केबल लगा लगा के। घर घर में केबल कनेक्शन, घर घर में डिश एंटीना। और जिसके भी घर में घुसो, पूछो कि भाई क्या करते हो, तो कहते राजीव भाई दिन भर काम करते हैं, थक जाते हैं, तो कुछ तो मनोरंजन चाहिए। तो ठीक है मनोरंजन करो। तो क्या करते हैं मनोरंजन? छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, उनके साथ उनके मम्मी पापा बैठे हैं, उनके साथ उनके दादा दादी बैठे हैं, उनके साथ उनके नाना नानी बैठे, 3-3 पीढ़ियां एक साथ बैठी हैं। और टेलीविजन पे क्या चल रहा? एटीएन पर क्या आता है? चोली के पीछे क्या? चीज बड़ी है मस्त मस्त। और आप मुझे अपने दिल पे हाथ रख के कहो कि चोली वाला गाना सुनकर आपका मनोरंजन होता है या कुछ और होता है? चीज बड़ी है मस्त मस्त वाला गाना सुन के आपका मनोरंजन होता है या कुछ और होता है? और ये बात मैं खासकर नौजवानों से और बच्चों से कह रहा हूं कि तुम जरा अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ कि अगर मान लो मेरे सामने मेरी मां खड़ी, तुम्हारे सामने तुम्हारी मां खड़ी है, और टेलीविजन पर गीत आता है तेरी चोली के पीछे क्या है, अपनी मां से पूछने की हिम्मत है तेरी चोली के पीछे क्या है? मान लो हमारे सामने हमारी बहन खड़ी जो हर साल मेरी कलाई पे राखी बांधती है और मेरे लिए दुआएं करती है भगवान से, वो बहन मेरे सामने खड़ी है और गीत आ रहा हो, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। अपनी बहन से ये पूछने की हिम्मत है तू चीज बड़ी है मस्त? और जो गीत हम हमारी मां के सामने नहीं गा सकते, जो गीत हम हमारी बहन के सामने नहीं गा सकते, वो गीत इस देश के बच्चों को क्यों दिखाए जाते? जो गीत लिखने वाले हैं उनके बारे में तो मैं मान सकता हूं कि उन्होंने आत्मा बेचा है, शरीर बेचा है, सब कुछ बेचा। जो ऐसा गीत लिखते हैं, भगवान उनकी आत्मा को जितनी जल्दी शांति दे उतना अच्छा। लेकिन उससे ज्यादा जो मुझे दूसरा गुस्सा आता है कि घर घर में जहां अभी भी भारतीय संस्कृति की बातें कही जाती हैं, जिस देश में मुझे बचपन से यह सिखाया गया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अभी उसी देश में मुझे कोई कहता है तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। अभी उसी देश में कोई कहता है मुझे कि चोली के पीछे क्या। और इस देश में संस्कृति का कबाड़ा हो गया है। जब मैं देश के नौजवानों को ये गाते हुए सुनता हूं, मेरा दिल तो ये कहता है कि इस देश के नौजवानों को गाना चाहिए मेरा रंग दे बसंती चोला, लेकिन गा रहे हैं चोली के पीछे क्या है। ये संस्कृति का नाश हो रहा है, ये मनोरंजन नहीं हो रहा। और ये घर घर में आग लग रही है, सुलग रही है, अभी लगी नहीं है। जिस दिन घर घर में आग लगना शुरू हो जाएगी, आपसे देखा नहीं जाएगा कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। और ये जो टेलीविजन आया है, ये दो ही चीजें दिखाता है, या तो सेक्स की वल्गैरिटी, या दिखाता है वायलेंस, मारामारी। और इतनी वायलेंस, इतनी मारामारी, इतनी वल्गैरिटी दिखाते हैं। आपको मालूम है, आपके ये छोटे छोटे बच्चे, ये छोटे छोटे नौनिहाल, जिनके बारे में आप कल्पना करते हो कि ये भविष्य में अच्छे डॉक्टर बनेंगे, ये अच्छे इंजीनियर बनेंगे, ये अच्छे साइंटिस्ट बनेंगे, क्या देखते हैं। और एक एक घर में जिनके यहाँ केबल कनेक्शन आ गया है, डिश एंटीना आ गया है। मैंने मेरे शहर में सर्वे कराया था इलाहाबाद में, सामान्यतः छोटा बच्चा एक दिन में 5 घंटे टीवी देखता, सामान्यतः। और होता क्या है, स्कूल से आया, बस्ता फेंका, टीवी चालू हो गया। अब उसकी अम्मा कहेगी कि बेटा खाना खाओ, तो टीवी के सामने। अम्मा कहेगी बेटा होमवर्क करो, तो टीवी के सामने। अम्मा कहेगी बेटा जाओ खेलने के लिए, कि नहीं जाएंगे क्योंकि चित्रहार आ रहा। पड़ोसी का बेटा आपके घर में नहीं आएगा, आपका बेटा पड़ोसी के घर में नहीं जाएगा। दोनों बैठे हुए टेलीविजन देख रहे हैं। बच्चे खेलना कूदना भूल गए, आपस की उनकी जो धीरा मुश्ती होती थी वो भी भूल गए, थोड़ी दौड़ भाग करते थे वो भी भूल गए, टीवी से चिपक कर बैठे। और ये टीवी का आकर्षण कितना जबरदस्त होता है। बच्चों को छोड़ दीजिए, बड़ों की बात कर रहा हूं कि एक बार अगर चालू हो जाए और आपको दिख रहा है कि ये दृश्य हमको बराबर अच्छा नहीं लगता है, आपकी हिम्मत नहीं होती कि उठ के उसको बंद कर दें। इतने गुलाम हो जाते हैं। ये टेलीविजन का जो आक्रमण है
वो इतना जबरदस्त होता है कि अच्छे खासे विवेक वाले व्यक्ति, अच्छे खासे तर्क शक्ति रखने वाले व्यक्ति बराबर देखते हैं कि जो कुछ देख रहे हैं वो ठीक नहीं है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं होती कि उठ के उसको बंद कर दें। इतने गुलाम हो जाते हैं, इतना जबरदस्त आक्रमण होता है। और रात दिन उस पर जो आपके बच्चे देखते हैं, मैंने कुछ कैलकुलेशंस किए कि एक 3 साल का बच्चा जब टीवी देखना शुरू करता और एक दिन में उसके घर में अगर केबल कनेक्शन है और 12-13 चैनल्स अगर उसके घर में उपलब्ध है, तो प्रतिदिन 5 घंटे के हिसाब से वो बच्चा 20 साल की उम्र में जब पहुंचता है तो अपनी आंखों के सामने 33,000 हत्याएं देखता, मर्डर के देखता। 33,000 20 साल की उम्र तक पहुंच गई। और लगभग 72,000 टाइम्स वो बच्चा रेप केसेस देखता है या मोलेस्टेशन के केसेस देखता है। आप सोचो जरा एक गंभीर बात जो मैं आपसे कह रहा हूं कि महात्मा गांधी नाम का एक छोटा सा बच्चा हरिश्चंद्र का नाटक देखने के बाद सत्यवादी हो गया, तो हरिश्चंद्र का नाटक उस बच्चे के दिमाग पर इतना गहरा असर करता है कि जिंदगी भर सत्य और अहिंसा की बात करने वाला हो गया। तो जो बच्चे 30,000 बार मर्डर देख रहे हैं, 70-72,000 बार रेप केसेस देख रहे हैं, वो क्या बनने वाले हैं? आप उम्मीद करोगे कि हमारा बच्चा बड़ा साइंटिस्ट बनेगा, इंजीनियर बनेगा। मैं आज आपको लिख कर दे सकता हूं कि आपका बच्चा हो सकता है गली का डॉन बने, माफिया बने। और यही बालक जो रात दिन टेलीविजन पे वल्गैरिटी देखेगा, ऑब्स्सीनिटी देखेगा, तो आप देखोगे कि उम्र के एक दौर में पहुंचकर सड़क के किनारे खड़े हो जाएगा। कोई भी बहन जाएगी तो सीटी बजाएगा या टॉन्ट कसेगा या फिक्रा कसेगा। आप जरा पूछिए अपने अपने दिल से कि ये लोग कहां से पैदा हो रहे हैं जो हमारी बहन बेटियों को सड़क चलते छेड़ते हैं? कहां से आते हैं? कौन है ये लोग? और इतनी हैवानियत और इतने राक्षसीपन वाले व्यक्ति जो 5 साल की बच्ची को नहीं छोड़ते, 10 साल की बच्ची को नहीं छोड़ते, 15 साल की बच्चियों को नहीं छोड़ते, कहां से आते हैं? कौन सिखाता है उनको? किसी स्कूल में पढ़ाया जाता है? आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान के किसी स्कूल के सिलेबस में यह पढ़ाया जाता है? किसी बच्चे को जरा ये बताइए। या हिंदुस्तान की सिलेबस की किसी किताब में यह पढ़ाया जाता है? ये बताइए। किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, घर में कोई सिखाता नहीं है उनको, उसके बावजूद ये सीखने वाले लोग कहां से आ जाते हैं? 2 ही कारण है, या तो टेलीविजन या तो सिनेमा। और इस सिनेमा और टेलीविजन का असर क्या होता है मैं आपको शेयर कर सकता हूं। मैं अक्सर छोटे छोटे बच्चों से बात करता हूं। एक बार मेरे एक मित्र हैं, अहमदाबाद में रहते हैं, उनका 3 साल का बच्चा, उससे मैंने पूछा कि बताओ तुम्हारा हीरो कौन है? कहने लगा संजय दत्त। तो मैंने कहा क्यों? महात्मा गांधी नहीं है कि नहीं है? भगत सिंह नहीं है कि नहीं है? चंद्रशेखर नहीं है कि नहीं है? स्वामी विवेकानंद नहीं है? नहीं है। इनमें से कोई मेरा हीरो नहीं है, मेरा हीरो है संजय दत्त। मैंने कहा क्यों है तुम्हारा हीरो संजय दत्त? कहने लगा राजीव अंकल, वो 25 मंजिल की इमारत से जब कूदता तो उसको कभी चोट नहीं आती, उसके कपड़े भी नहीं फटते कभी। और वो जो संजय दत्त नाम का आदमी है, जब मोटरसाइकिल लेके चलता है तो दीवार तोड़ के निकल जाता। मोटरसाइकिल नहीं टूटती, संजय दत्त का सिर नहीं टूटता, दीवार टूट जाती। फिर कहने लगा अंकल वो इतना ताकतवर है कि एक विलेन को घूसा मारे तो विलेन धराशायी हो जाता। तो उस बच्चे से मैंने पूछा कि भाई तुम्हारा हीरो अगर इतना ताकतवर है तो 2 साल तक बंबई की आर्थर रोड जेल में बंद क्यों था? जो दीवार तोड़ के निकल आता है, 25 मंजिल इमारत कूद सकता है, वो बंबई की आर्थर रोड की दीवार नहीं तोड़ पाया। तो जानते हैं उस बच्चे ने बहुत गंभीरता से मुझे जवाब दिया, तो क्या ये सब झूठ होता है? मैंने कहा और क्या सच होता? अब वो 3 साल का 4 साल का बच्चा, उसके भोलेपन को आप क्या कहोगे? क्योंकि रात दिन उसको झूठ दिखाया जा रहा, रात दिन उसको मारामारी दिखाई जा रही, रात दिन उसको वायलेंस दिखाई जा रही। और ये जो वायलेंस होती है ना, ये बहुत खतरनाक होती है। ये क्या होती है? जितनी बार आप मर्डर के सीन देखोगे, जितनी बार आपका बच्चा मारामारी देखेगा, उतनी बार उसके मन से दया, करुणा, प्रेम खत्म हो जाएगा। और हमारे यहां एक वाक्य कहा जाता है, दया धर्म का मूल है। अगर मेरे दिल में दया नहीं रहेगी तो धर्म कहां रहेगा? और इसलिए मैं कहता हूं कि ये वायलेंस बहुत खतरनाक है जो दिखाई जा रही है, और ये जानबूझकर दिखाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि उनके पास अच्छे कार्यक्रम नहीं, अच्छे कार्यक्रम बनाने वाले भी लोग हैं और अच्छे कार्यक्रम दिखाने वाले भी लोग हैं, लेकिन जानबूझकर वो 2 ही चीजें दिखाएंगे, या तो सेक्स की वल्गैरिटी या वायलेंस और मारामारी। और ये वायलेंस और मारामारी हजारों बार देखते 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 हम इतने संवेदना शून्य हो गए हैं कि 1984 में जब 10,000 लोग भोपाल में मर गए
तो किसी की आंखों से आंसू नहीं निकले इस देश में। इतने संवेदना शून्य हम हो गए। सिनेमा में मर्डर देख देख कर, टेलीविजन पर मारामारी देख देख कर हमारे दिल की करुणा बिल्कुल सूख गई है, दया बिल्कुल खत्म हो गई है। हमारी आंखों के सामने जब मर्डर होता है हम बगल से होकर निकल जाते हैं। सारी इंसानियत, सारी मानवीयता एक तरफ धरी रहती है, टेलीविजन का असर इतना हावी होता है। और इसलिए मैं आपसे दो ही बातें कहने आया हूं कि एक बाजू में ये जो लूट चल रही है इसको रोक दीजिए, नहीं तो ये देश नहीं बचेगा। और दूसरे बाजू में ये जो टेलीविजन का आक्रमण चल रहा है इसको रोक दीजिए, नहीं तो आपका घर नहीं बचेगा। देश बचेगा, समाज बचेगा, ये बहुत दूर की बात है। मैं तो आपसे विनम्रता पूर्वक ये कहने आया हूं कि आप अपना घर बचा लीजिए। देश बचाएंगे, समाज बचाएंगे, दूर की बातें हैं, पहले आप अपना घर बचा लीजिए। और घर बचाने की बात इसलिए कह रहा हूं कि हर मम्मी पापा के लिए अपना बेटा या बेटी दुनिया का सबसे लाडला व्यक्ति होता है, और उसी को आपने झोंक दिया है उन दरिंदों के सामने, उन भेड़ियों के सामने जो जानते नहीं है मानवीयता क्या होती है, इंसानियत के गुण क्या होते हैं। ये घर घर में जो डिश एंटीना आ गया है, घर घर में ये जो केबल कनेक्शन आ गया है, और इसकी वजह से ये जो होड़ लग गई है कि मेरे पड़ोसी के घर में ये है तो मेरे घर में नहीं है। और जानते हैं ये सिखाता क्या है? आप जरा इसको गंभीरता से समझिए कि ये कितनी खतरनाक चीज है। टेलीविजन आपको सिखाता है घर की बढ़े शान, पड़ोसी की जले जान। नेबर्स एनमी, ओनर्स प्राइड। इसका माने जानते हैं क्या? कि आपके घर की शान तब बढ़ेगी जब पड़ोसी की जान जलेगी। आपका धर्म क्या कहता है? पड़ोसी से प्यार करो। टेलीविजन कहता है पड़ोसी की जान जलाओ। और हम क्या कर रहे हैं? अपने पड़ोसी की जान जलाने के लिए ओनिडा खरीद लाए, पड़ोसी हमारी जान जलाने के लिए ओनिडा खरीद लाए, और दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जान जलाने में लगे हुए हैं। कब दोनों के घर जलेंगे किसी को नहीं मालूम। और जिस दिन दिमाग में मेरे जैसे किसी आदमी के ये बैठ जाता है ना, मैं आपको बता रहा हूं, हम सब परेशान है ना, करप्शन करप्शन करप्शन। ये करप्शन की मां कौन है? करप्शन की जड़ क्या है उसको जरा समझिए। एक उदाहरण से मैं आपको बहुत गंभीर बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस दिन राजीव दीक्षित जैसे किसी नौजवान के दिमाग में ये बैठ जाता है कि घर की शान तब बढ़ेगी जब ओनिडा आएगा, घर की शान तब बढ़ेगी जब बीपीएल की वॉशिंग मशीन आएगी, घर की शान तब बढ़ेगी जब कैलविनेटर का रेफ्रिजरेटर आएगा, घर की शान तब बढ़ेगी जब मारुति की कार आ जाएगी, तो राजीव दीक्षित कहेंगे भाई मेरी जेब में तो 10 रुपया नहीं, अब ओनिडा आएगा कहां से? तो मेरे जैसा ईमानदार आदमी जिसके दिमाग में आपने ये डाल दिया कि घर की बढ़े शान और पड़ोसी की जले जान, ओनिडा टेलीविजन, मैं देखता हूं मेरी जेब में तो 10 रुपया नहीं है, ओनिडा टेलीविजन के लिए तो 17,000 रुपया चाहिए, तो रात दिन मेरे दिमाग में ये घन चक्कर शुरू हो जाएगा। घर की शान बढ़ाइए, पड़ोसी की जान जलाइए। और एक दिन ऐसा आएगा कि राजीव दीक्षित 17,000 रुपए के लिए अपनी आत्मा को बेच देंगे, देश को बेच देंगे, क्योंकि ओनिडा लाना है खरीद कर। यहीं से एक ईमानदार आदमी के बेईमान होने की कहानी शुरू हो जाती है। जिस दिन एक ईमानदार आदमी उसको कोच कोच कर कोई रोज कह रहा है कि तुम्हारे घर की शान तब बढ़ेगी जब ओनिडा आएगा, तो वो ईमानदार आदमी 17,000 रुपए लाने के चक्कर में कहीं से रिश्वत लेगा, चोरी करेगा, डकैती डालेगा, आत्मा को बेचना पड़ेगा, बेच देगा, उसके घर में ओनिडा आ जाएगा। और अगर मान लीजिए ये बेईमान बनने की कहानी मेरे जैसे किसी नौजवान के मन में आई तो उसने करप्शन किया, बेईमान हो गया। मान लीजिए यही मेरे पिताजी के दिमाग में आ जाए कि घर की शान तब बढ़ेगी जब मारुति कार आएगी, तो मेरे पिताजी क्या करेंगे? वो कहेंगे लाओ कहीं से 1.5 लाख रुपए की रिश्वत, क्योंकि मारुति कार के बिना शान नहीं। तो वो एक ईमानदार आदमी बेईमान हो जाएगा। और मान लीजिए यही कहानी मेरी अम्मा के मन में बैठ गई कि घर की शान तब बढ़ेगी जब ओनिडा आएगा, घर की शान तब बढ़ेगी जब वीपीएल की मशीन आएगी, तो मेरी अम्मा तो कहीं नौकरी करती नहीं, मेरी अम्मा तो कोई बिजनेस करती नहीं, वो बेचारी सीधी सादी हाउस वाइफ है। तो जानते हैं वो क्या कहेगी? अब इस लड़के की जब शादी करेंगे तो दहेज मिलेंगे। तो एक ईमानदार मां बेईमान होएगी, और उसकी बेईमानी का आप तंत्र देखिए, वो क्या कहेगी? देखिए साहब, हमको कुछ नहीं लेना देना, जो देना अपनी बेटी को दीजिए, और मालूम है कि सब कुछ लेके बेटी उसी के घर में आने वाली। एक बाजू में कहेगी हमको कुछ नहीं लेना देना, दूसरे बाजू में कहेगी वीपीएल की मशीन दे दो, ओनिडा का टेलीविजन दे दो, मारुति की कार दे दो। क्यों दे दो साहब? अरे इस लड़के को इंजीनियर बनाया है, लाखों रुपया खर्च किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, वो वसूलेंगे कि नहीं वसूलेंगे? और उसके बाद पता चलेगा कि घर में सारा सामान आ गया, लेकिन एक टेलीविजन अगर नहीं दे पाया तो आने वाली लड़की को जिंदा जला देंगे हम दहेज के लिए। ये इसी देश में मैंने देखा, कहीं नहीं देखा।
टेलीविजन के लिए एक जीती जागती महिला को हम जिंदा जला दें, इससे ज्यादा संस्कृति की निकृष्टता कोई हो नहीं सकती। और तब मुझे आग लग जाती है दिल में कि शायद हमारे समाज में अब किसी जीती जागती बहन से ज्यादा कीमत टेलीविजन की हो गई है। और जब से ये कीमतें लगना शुरू हो गई हैं, तब से आप देखिए अखबारों में कोई दिन बाकी नहीं जाता जब दहेज के लिए किसी की हत्या न होती। और अब स्थिति बहुत भयावह हो गई है। अब तो ये पता चल जाए कि गर्भ में पलने वाली बेटी है तो पहले ही एम्नियोसिंथेसिस कराओ और साफ कर दो। गर्भ में से बाहर आ जाए, पैदा हो जाए, उसके बाद मारे तो हत्या है, और गर्भ के अंदर ही मार दे तो एबॉर्शन। ये अजीब कानून है इस देश में कि गर्भ से बाहर निकले कोई बच्चा, उसकी करें तो हत्या, और गर्भ के अंदर अगर हम मार दें तो एबॉर्शन। और मैं गारंटी से कहता हूं आपसे, आप इसको देख लीजिए, मैंने मेरे शहर में सर्वे किया, जितने एबॉर्शन के केसेस होते हैं उनमें 99% केसेस बच्चियों के होते हैं, महिलाओं के होते हैं, क्योंकि बच्ची है गर्भ में, इसलिए इसको मार दो। उसके नतीजे जानते हैं क्या हो रहे हैं? एक बाजू में दहेज हत्या के लिए मार रहे हैं, दूसरे बाजू में एबॉर्शन के पहले एबॉर्शन कराओ और लड़कियों को खत्म कर दो। धीरे धीरे हिंदुस्तान में महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम होती जा रही है। और एक दिन ऐसा आएगा जब हिंदुस्तान में 1000 भाइयों पर 500 बहनों की संख्या रह जाएगी। आप जरा कल्पना करिए कि इस समाज का होगा क्या, कौन सी बास्टर्ड सोसाइटी में हम कन्वर्ट होने जा रहे हैं। और हमने कुछ अजीब परिभाषाएं बनाई हैं, हमने इतिहास में पढ़ा है, हमको किसी ने बताया है कि पुराने जमाने में लड़कियों की हत्या कर देते थे तो हम उनको राक्षस मानते हैं। आज के जमाने में ये जो सफेद सफेद चोगा पहनकर डिग्रियां लेकर जो बच्चियों की हत्या करते हैं उनको हम डॉक्टर कहते हैं, वो राक्षस नहीं है। और अगर यही चलता रहेगा तो आप इस समाज को बचा नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, 2 निवेदन करने आया हूं। एक तो ये कि इस देश को जो लूट रहे हैं, इससे इस देश को बचाइए, और इस देश की लूट से इस देश को बचाने का काम आप ही करोगे, राजनीतिक पार्टियां नहीं करने वाली हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां तो देश बेचने में लगे। देश बचेगा कैसे? मैं आपसे छोटे छोटे कुछ निवेदन करने आया हूं कि आज के बाद आप यहां से फैसला करके जाइए कि मेरे घर में पेप्सी या कोका कोला आएगा नहीं। इस देश के लाखों लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता और मेरे घर में मेरे बच्चे पेप्सी और कोका पिएंगे, इससे बड़ा नेशनल क्राइम कोई दूसरा हो नहीं सकता। आप फैसला करिए, आपके घर में कॉलगेट, क्लोजअप, सिबाका, फॉरहंस आएगा नहीं। हमारे देश में जो स्वदेशी नीम का दातुन है, बबूल का दातुन है, वो हम खरीदेंगे, वो करेंगे। देश का पैसा देश के बाहर नहीं जाने देंगे। हमारे घर में लक्स, लिरिल, लाइफ बॉय, रेक्सोना आएगा नहीं, क्योंकि ये विदेशी कंपनियों के साबुन है। हमारे बच्चे बाटा और एडिडास का जूता पहनेंगे नहीं, गांव का मोची जो जूता बनाता है वही हम पहनेंगे। और मैं आपसे यही विनम्र निवेदन करने आया हूं, वोट मांगने आया नहीं, कभी आऊंगा नहीं। मैं आपसे एक निवेदन करने आया हूं कि इस देश को बचाना है तो सबसे पहला काम अपने अपने घर से विदेशी कंपनियों का बहिष्कार कीजिए, इनका माल खरीदना बंद कीजिए। दुश्मन से जब लड़ाई लड़ते हैं तो दुश्मन की सप्लाई लाइन सबसे पहले काटते हैं। यह सप्लाई लाइन हमारे घरों से बनी हुई है। हम हमारे घरों में विदेशी कंपनियों का माल खरीदते हैं और पैसा इनको जाता है। वो पैसा देना बंद करिए और इस देश में स्वदेशी लाइए। और स्वदेशी में मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, टाटा, बिरला, डालमिया स्वदेशी है नहीं, ये भूल कभी मत कीजिएगा। मेरे लिए स्वदेशी है नीम का दातुन, मेरे लिए स्वदेशी है अगर मेरे गांव में कोई साबुन बनता है वो, मेरे लिए स्वदेशी है मेरे गांव में बनता है कोई जूता वो, मेरे लिए स्वदेशी है खादी का कपड़ा बनता है वो। मेरे लिए स्वदेशी की परिभाषा बहुत स्पष्ट है कि जो मेरे सबसे नजदीक बनता है और मेरे भाई को रोजगार देता है वो स्वदेशी है। वो परिभाषा आप तय करिए। तो अपने गांव में जो बनता है, मेरे शहर में जो बनता है, वो मैं खरीदूंगा। ये बड़े टाटा, बिरला, डालमिया भी स्वदेशी नहीं है, क्योंकि ये रोज विदेशी कंपनियों के सामने सरेंडर कर रहे हैं, रोज कोलैबोरेशन कर रहे हैं। टाटा ने अपने आप को बेच दिया हिंदुस्तान लीवर को, पार्ले ने अपने आप को बेच दिया कोका कोला को, जिलेट को बेच दिया ये आपके भारत मल्होत्रा प्रोडक्ट्स वालों ने अपने आप को। 30 बड़े घराने मल्टीनेशनल के सामने सरेंडर कर चुके। तो वो कब विदेशी हो जाएंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। और विदेशी कंपनियों के साथ लूटने में उनको भी कुछ हिस्सा मिले, यही उनकी कोशिश चल रही है। तो ये स्वदेशी कभी हो नहीं सकते। स्वदेशी माने सादगी, स्वदेशी माने जो मेरे गांव के नजदीक बनता है, मेरे आदमी को रोजगार देता। स्वदेशी माने जिसका पैसा देश के बाहर नहीं जाता। तो एक तो आप अपने अपने घर से स्वदेशी सामान खरीदने का संकल्प लें। और दूसरा निवेदन मैं आपसे करने आया हूं कि इस देश को सांस्कृतिक आक्रमण से बचाएं, अपने अपने घर का टेलीविजन बंद करें। ये ताकत आपके हाथ में है, इसके लिए देवेगौड़ा से पूछने की जाने की जरूरत नहीं।
हाँ, और इसके लिए आप ये कहो कि राजीव भाई पार्लियामेंट से कोई कानून पारित हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा। आपके घर में रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है, हिम्मत करिए और ऑफ कर दीजिए। ऑफ करने में कोई ताकत नहीं लगती, मन का संकल्प चाहिए बस। और अगर आप बंद कर देंगे तो आपके बच्चे बंद कर देंगे। नहीं तो ऐसा नहीं होगा कि आप घर में बैठ के टीवी देखें और बच्चों से आप कहें कि भाई तुम मत देखो, ये नहीं चलने वाला। आप बंद करिए, आपके बच्चे बंद कर देंगे। तो ये टीवी बंद हो जाएगा तो आप कहोगे समय बचेगा, और वो समय बचेगा उसमें आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। सामयिक करिए, प्रतिक्रमण करिए। आपको कहने वाले बड़े बड़े गुरुदेव हैं, समय बचाइए तो कुछ धर्म के काम करिए। और सबसे बड़ा धर्म का काम क्या है? पड़ोसी के घर में जाइए, उसके दुख दर्द पूछिए। हमने पड़ोसी के घर जाना बंद कर दिया, पड़ोसी हमारे घर नहीं आता। एक दूसरे के घर जाने का जो रिश्ता बनाया हुआ था समाज को, जिस पर टिका हुआ था, वो टूट रहा है। और वो पड़ोसी के घर जाना आप तभी शुरू करोगे जब आपके पास समय बचे। तो टीवी बंद करिए, उसमें से समय बचेगा। और एक आखिरी निवेदन और, अपने अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में मत भेजिए। ये जो कॉन्वेंट स्कूल है, जानते हैं यूरोप में किन बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भेजा जाता? यूरोप में वर्षों वर्षों एक बड़ी परंपरा रही है, अनाथ बच्चे होते हैं, मम्मी पापा हैं फिर भी बच्चों को छोड़ देते हैं। वहां है सैकड़ों नहीं हजारों वर्षों से यूरोप में ये परंपरा है बच्चों को एबेंडन छोड़ने की। अभी कुछ कम हुई है, 14वीं 15वीं शताब्दी तो भयंकर परंपरा है। तो जिन बच्चों के मम्मी पापा का पता नहीं होता है, उन बच्चों के लिए कॉन्वेंट स्कूल वहां खोले जाते हैं। और हम क्या करते हैं? मम्मी पापा जिनके हैं वो बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं। माने अपने मम्मी पापा के रहते हुए अपने बच्चों को क्यों अनाथ बना रहे हैं? हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि बच्चा जब अंग्रेजी सीख जाएगा तो बड़का विद्वान हो जाएगा। दुनिया में इससे बड़ा झूठ कोई दूसरा है नहीं। कोई भी देश ऐसा नहीं है दुनिया में जिसने अंग्रेजी भाषा में सब कुछ करके तरक्की की हो। 2 देशों के उदाहरण तो मैं दे सकता हूं जिनको मैंने देखा। फ्रांस, इतना जबरदस्त उस देश ने, यूरोप के शब्दों में कह रहा हूं, मैं मेरे शब्दों में नहीं कहता, हालांकि मैं मानता नहीं कि उन्होंने कोई तरक्की और विकास किया, लेकिन अगर यूरोप के शब्दों में, संदर्भों में देखें तो फ्रांस ने बहुत तरक्की की है, बहुत विकास किया। पूरे फ्रांस में अंग्रेजी में पढ़ाते नहीं बच्चों, फ्रेंच में ही पढ़ाते। जापान में जाइए, छोटे बचपन से लेकर और हायर एजुकेशन तक सब जापानीज में पढ़ाया जाता है। जर्मनी में जाइए, बचपन से मातृभाषा जर्मन है। इटली में जाइए, मातृभाषा इटालियन। हॉलैंड में जाइए, मातृभाषा डच है। किसी भी देश में जाइए, लैटिन अमेरिका के देशों में जाइए, वहां भी अंग्रेजी नहीं है मातृभाषा में। दुनिया में अंग्रेजी नाम की मातृभाषा तो कुछ जमा 4, 5 या 6 या बहुत तो 10 देशों में, इससे ज्यादा है नहीं। और जिन देशों में अंग्रेजी वाली भाषा है उनकी कोई तरक्की हो नहीं रही है। अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में जितने टॉपर्स निकल रहे हैं पिछले 10 साल से, वो सब नॉन अंग्रेजी वाले हैं। ये ध्यान रखिए, पिछले 10 सालों में अमेरिका की यूनिवर्सिटी में जितने टॉपर्स पैदा हुए कोई भी अंग्रेजी वाला नहीं। और दूसरे देशों में भी यही हालत। ये बहुत बड़ा भ्रम है हमारे मन में कि अंग्रेजी सीख जाएगा बच्चा तो उसकी कुछ तरक्की हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने बिना अंग्रेजी के बहुत आगे गए हैं और बहुत तरक्की की है। जापान, फ्रांस या जर्मनी, ऐसे तमाम उदाहरण। तो ये गलतफहमी आप अपने मन से निकाल दीजिए कि अंग्रेजी ही पढ़ेगा तो हमारे बच्चे का विकास होगा। बच्चे का सबसे अच्छा विकास तब होता है जब वो मातृभाषा में पढ़ता। अगर गुजराती आपकी मातृभाषा है तो गुजराती में पढ़ाइए, मराठी मातृभाषा है तो मराठी में पढ़ाइए, अंग्रेजी में तो बिल्कुल नहीं। और ये अंग्रेजी में पढ़ाने का सिस्टम मैकॉले ने इस देश में शुरू किया, वो गुलाम बनाने के लिए था। तो हम आजादी के बाद अपने बच्चों को जानबूझकर गुलाम बनाने के लिए और मम्मी पापा के रहते हुए जानबूझकर अनाथ बनाने के लिए, बराबर याद रखिए, कॉन्वेंट स्कूल माने अनाथ बच्चों का स्कूल। यूरोप में कॉन्वेंट स्कूल वही होते हैं जहां अनाथ बच्चे पढ़ते हैं। तो अनाथ बच्चे नहीं है हमारे, मम्मी पापा के बच्चे हैं, इसलिए आप अपने बच्चों को मत भेजिए। उससे ये जो अंग्रेजियत की संस्कृति आ रही है बच्चों में, ये बंद हो जाएगी। इस अंग्रेजियत की संस्कृति से नफरत है। अंग्रेजों से शायद उतनी नफरत हमको नहीं हो सकती जितनी अंग्रेजियत से है। और वो अंग्रेजियत से इसलिए नफरत है कि सारी दुनिया का नाश करने वाली है वो संस्कृति, राक्षसी संस्कृति है। उसमें कुछ मानवीयता के तत्व है नहीं, इंसानियत के तत्व है नहीं। तो 2-3 बातें मैंने कही हैं, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। घर घर में स्वदेशी,
अपने अपने बच्चों को मातृभाषा के स्कूल में भेजिए, अंग्रेजी के चक्कर से बाहर निकालिए। आपका बच्चा ज्यादा बुद्धिमान बनेगा, ज्यादा तर्कशाली बनेगा, ज्यादा विवेकशील बनेगा अगर मातृभाषा। और अपने अपने घर से टेलीविजन की ये जो दुष्चक्र है उसमें से आप बाहर निकलिए, बच्चों को बाहर निकालिए, इस देश का बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। आप ये पूछ सकते हो कि राजीव भाई, आपने ना तो वोट मांगा और ना आपने नोट मांगा। ना मैं आपसे वोट मांगने आया, ना नोट मांगने आया। मौसम तो वोट का है और नोट का है। कल चुनाव होने जा रहा है, फिर भी मैं ये बातें नहीं कर रहा हूं। बहुत लोग आते होंगे आपके बीच में, बड़े अच्छे भाषण करते होंगे, अंत में कहते होंगे मोहर लगा दीजिएगा हमारे इस निशान पर। तो मैं वो कहने आया नहीं, कभी आऊंगा नहीं। फिर मैं आपसे कुछ मांगने आया। मुझे आपका समय दान चाहिए, आपके जीवन का कुछ समय चाहिए। ना वोट चाहिए, ना नोट चाहिए, आपके जीवन का समय चाहिए। तो आप क्या करें? एक दिन में 24 घंटे का समय है आपके पास। इस 24 घंटे में से 23 घंटे आप अपने व्यापार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए रखिए। 1 घंटा देश को दीजिए। आपके 1 घंटे की इस देश को बहुत जरूरत है। आप इस 1 घंटे में क्या करें? एक छोटी सी बात कह के खत्म करूंगा। 1757 का जब प्लासी का युद्ध हुआ था, 300 अंग्रेज सिपाहियों को लेकर रॉबर्ट क्लाइव आया और 18,000 हिंदुस्तानी सिपाहियों पर विजय हासिल की। युद्ध जीतने के बाद जानते हैं, रॉबर्ट क्लाइव ने एक जुलूस निकाला और उसके लिए उसने लिखा अपनी डायरी में। उस डायरी के 2 पन्ने मेरे पास है और जब जब मैं पढ़ता हूं मेरे दिल में आग लग जाती। क्लाइव ने लिखा अपनी डायरी में कि मैंने जब प्लासी का युद्ध जीत लिया तो 300 अंग्रेज सिपाहियों के साथ मैंने एक विजय जुलूस निकाला, कलकत्ता से मुर्शिदाबाद तक का। तो उस विजय जुलूस में क्या होता था? क्लाइव घोड़े पर बैठकर आगे आगे चलता था, उसके पीछे 300 सिपाही चलते थे। और उसने डायरी में लिखा है कि मेरे 300 सिपाहियों का जुलूस देखने के लिए सड़क के दोनों किनारे करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तानी खड़े होते थे। और उसने आखिरी वाक्य लिखा है कि जो सड़कों के दोनों किनारे खड़े होकर मेरा जुलूस देखते थे और तालियां बजाते थे, अगर उनमें से एक एक हिंदुस्तानी ने एक एक पत्थर का टुकड़ा उठा के मारा होता तो देश का इतिहास बदल गया। ये बात मेरे दिल में आग की तरह से लगी रहती है कि वो 300 लोग थे और हम करोड़ों की संख्या में थे, उनका जुलूस देखते रहे, तालियां पीटते रहे, हमने एक पत्थर उठा के नहीं मारा। आज भी वही हो रहा है। और मैं इसी के लिए आपसे कहने आया हूं कि प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा निकालिए और हिम्मत करके एक पत्थर का टुकड़ा तो मारिए। वो गलती तो मत कीजिए जो हमारे पुरखों ने की। तो आप कहोगे मैं या अपने दोस्त के घर में कहोगे, और अगर वो इतना भी कर देगा कि आपकी बात को सुनकर वो पेप्सी या कोका कोला पीना बंद कर देगा या कोलगेट खरीदना बंद कर देगा, तो मेरा आना सार्थक। कुछ 1-2 जरूरी सवाल हैं जिनका जवाब देना मुझे लगता है कि देना चाहिए। एक भाई ने सवाल किया है कि ये सब चैनल के सामने अपन कुछ नहीं बोल सकते क्या? टेलीविजन के चैनल के बारे में हम बराबर बोल सकते हैं और बोलना चाहिए, और हम बोल भी रहे हैं। मैं आपको मेरी जानकारी दूं, इस समय मैं एक केस लड़ रहा हूं सारे विदेशी टेलीविजन चैनल और दूरदर्शन के खिलाफ। पहले ये केस मैंने किया था प्रेम कुमार की अदालत में दिल्ली में, और प्रेम कुमार जी ने 3 जुलाई 1996 को फैसला सुनाया हमारे पक्ष में। और प्रेम कुमार जी का ये फैसला है कि सारे विदेशी चैनल बंद कर देने चाहिए। और उसके ऊपर ये जो दूरदर्शन है, दूरदर्शन के बारे में प्रेम कुमार जी का ये कहना है कि दूरदर्शन पर चित्रहार जैसे कोई भी कार्यक्रम नहीं आने चाहिए जिसमें सेक्स की वल्गैरिटी और ऑब्सिनिटी इतनी दिखाई जाती है। तो हमको ऐसा लगता था कि जैसे ही ये फैसला आएगा सारे देश में लागू हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये विदेशी टेलीविजन कंपनी चलाने वालों की लॉबी बहुत मजबूत है। उनमें रूपर्ट मर्डोक है, स्टार टीवी का मालिक है, उनमें जी टीवी का मालिक है, उसमें एटीएन वाले हैं, ये अमिताभ बच्चन है। तो इन्होंने सबने क्या किया कि जैसे ही प्रेम कुमार की अदालत में हम ये केस जीते, ये सब लोग हमारे खिलाफ एक साथ मिलकर हाई कोर्ट में चले गए। और हाई कोर्ट में अभी वो केस चल रहा। हाई कोर्ट में मुझे दूसरा आश्चर्य तब हुआ कि ये सारे क्रिकेट लोगों के साथ भारत सरकार भी हमारे खिलाफ खड़ी। और आप ये जान लीजिए कि इन विदेशी टेलीविजन कंपनियों की तरफ से वकील के रूप में कौन कौन है। आपको मैं नाम बनाऊं? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वकील सोली सोराब जी, वो विदेशी कंपनियों की तरफ से हमारे खिलाफ केस लड़ रहा हाई कोर्ट में दिल्ली में। और सोली सोराब जी के साथ पीएन लेखी, सारे दिग्गज वकील
ये सब विदेशी कंपनियों की तरफ से लड़ रहे हैं और हमारे पास दुर्भाग्य से कोई